हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो होगी हमारी, वो आने वाले जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, नॉरसेट, 08, आरआरबी या जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है काफ़ी। तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। आज की क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम में आपको एक या दो एमसीक्यू जरूर या दो से तीन एमसीक्यू जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। और वन मोर थिंग, जो आने वाले एग्जाम में जो मेन सब्जेक्ट है जो डोमिनेंट हो रही है, दैट इज साइकेट्रिक, ओबीजी प्लस पीडिया। आप नोटसेट का प्री देख लीजिए, मेंस देख लीजिए। ये जो नोटसेट 7 हुआ है उसका प्री और मेंस में जो मेन सब्जेक्ट जो डोमिनेंट था दैट इज साइकेट्रिक, ओबीजी और पीडिया। तो हम कोशिश करेंगे मेजर जो हमारी क्वेश्चंस है वो इन तीन सब्जेक्ट को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, identify the which club abnormality showing in the below image. Option A, Telepas equinovarus. Option B, Telepas equinovalgus. Option C, Telepas calcaneus varus. ऑप्शन डी, टेलिपस कैल्किनियस वेल्गस। तो चलिए आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि क्लब फुट की जो अलग अलग अबनॉर्मलिटी हम चाइल्ड के अंदर देखते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर, उनमें से जो ये इमेज आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे जो इमेज देख पा रहे हैं, तो ये किस अबनॉर्मलिटी को जो है शो कर रहा है। तो इस तरीके से इमेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर थ्योरी वाइज आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसका आंसर करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लब फूड के अंदर हम किस तरीके से हमें इसका आंसर करना होता है, कि कैसे वर्ड बेसिस पे हमें इसका आंसर करना होता है। तो चलिए यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब भी ऐसा आंसर हो तो आपको किस तरीके से इमेज बेस्ड या अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको सोल्व करना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज टेलीपस। टेलीपस किसके लिए वर्ड यूज होता है, दैट इज फूड। चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि टेलीपस वर्ड यूज हुआ है। टेलीपस किसके लिए यूज होता है, दैट इज फूड। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज इक्वाइनो। इक्वाइनो मीन्स क्या होता है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में इमेज बेस हम अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। हील अपवर्ड, अभी सिर्फ आपको देखना है कि इनका मीन्स क्या होता है। इक्विनो का मीन्स होता है हील अपवर्ड। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज कैल्केनियस। दैट इज कैल्केनियस, इसका मीन क्या होगा, दैट इज सोल अपवर्ड। ये पांच वर्ड याद कर लोगे तो क्लब फूड इजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, सोल अपवर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज वेरस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ वेरस। वेरस का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट। इनवर्ड मूवमेंट। और लास्ट वन इज दैट इज वेलगस। व्हाट डज द मीन ऑफ वेलगस, दैट इज आउटवर्ड मूवमेंट। अब बेसिकली ये पांच वर्ड याद है तो आप क्लब फुट नॉर्मलिटी इजीली थ्योरेटिकल बेसिस तो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे इमेज बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इसकी प्रैक्टिस हम अभी कर लेंगे। तो ये पांच वर्ड जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हमें क्या देखना है, दैट इज टेलीपस इज डिनोट फुट। इक्विनो का मतलब होता है दैट इज हील अपवर्ड। मान लीजिए अगर मैं नॉर्मल फुट इस तरीके से रफली अगर इस तरीके से डायग्राम बनाता हूँ, दैट इज नॉर्मल फुट, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज हील। हील वाला पार्ट दैट इज हील एंड दैट इज सोल। अब यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं इक्विनो मतलब हील अपवर्ड। तो हील अपवर्ड कैसे होगा, इस तरीके से जो है बेबी की जो हील इस तरीके से, इस तरीके से ये वाला जो हील वाला जो पार्ट है दैट इज अपवर्ड। इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विनो। कैल्केनिस क्या बोलेंगे, जिसके अंदर हील तो ग्राउंड की टच हो रही है लेकिन इस तरीके से जो है हम बात करें तो जो ये सोल है, ये सोल वाला जो पार्ट है ये अपवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कैल्केनियस। वेरस किसको बोलेंगे, यहाँ पे देख पा रहे इनवर्ड मूवमेंट। वेरस हम बोलेंगे जैसे फूट का दो तरीके से मूवमेंट हो सकता है। मान लीजिए ये फूट है इस तरीके से, ठीक है। अगर ये बाहर की तरफ इस तरीके से एक्सट्रीमिटी से दूर इस तरीके से मूवमेंट, दैट इज आउटवर्ड मूवमेंट। और ये जो आप देख पा रहे हैं एक दूसरे को इस तरीके से फेसिंग करते हुए दोनों पैर का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, दैट इज इनवर्ड मूवमेंट। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कोशिश करने की, टेलिपस सब में यूज हुआ, दैट इज टेलिपस। अब नेक्स्ट हम बात करें क्या हम इससे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दैट इज इमेज के अंदर आप देख पा रहे हैं दैट इज इनवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे फीट का इजीली देख पा रहे हैं कि जो इनवर्ड मूवमेंट है। अगर ये फीट इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से अगर इमेज में शो हो रहे होते हैं, दैट इज आउटवर्ड मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट है। तो इनवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज वेरस। तो जिसमें वेरस है हम एक्सक्लूड मेथड यूज करेंगे, दैट इज वेलगस नहीं होगा और ये वाला वेलगस भी नहीं होगा। अब हमें आंसर करना है दैट इज ए और बी के अंदर से दोनों में से आंसर क्या होगा।
अब वेरस हमें आइडेंटिफाई कर लिया है कि दैट इज इनवर्ड मूवमेंट है, तो हम वेरस इसको बोलेंगे। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि दैट इज आइदर इट इज इक्विनो आइदर और कैलकेनियस। तो इक्विनो किसको बोलते हैं, दैट इज हील अपवर्ड, और कैलकेनियस बोलते हैं सोल अपवर्ड। तो अब अभी यहाँ पे तो बेबी को इस तरीके से जो है ये सुपाइन पोजीशन के अंदर, इसलिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर इस बेबी को हम स्टैंडिंग पोजीशन में देंगे तो इसका जो स्टैंडिंग पोजीशन होगी कुछ इस तरीके से होगी, जो इमेज बेस है यानी कि हील अपवर्ड शो होगा इसके अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कर्व बन रहा है दैट इज हील अपवर्ड। जब इसको स्टैंडिंग पोजीशन में देंगे तो हील अपवर्ड है। तो हील अपवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज वेरस, दैट इज वेरस। तो दोनों में देख पा रहे हैं, सॉरी, हील अपवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्विनो। तो इक्विनो किसके अंदर, ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इमेज बेस ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आइदर आपको सिर्फ थ्योरी दे दे, थ्योरी के बेसिस पे कैसे पूछेगा अभी हम डिस्कस कर लेते, लेकिन इमेज देते तो आपको इनकी इमेज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इनवर्ड वाला जो मूवमेंट है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन आउट जो मूवमेंट आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा दैट इज द हील अपवर्ड आइदर सोल अपवर्ड। तो जब आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले ये आपको ये याद होना जरूरी है। ये 5 आप नोट्स बना लीजिए, उसके अंदर आप करेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आप नोट करके इसको याद करें। अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन इसमें से अब इमेज बेस्ड यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने बात करी थी कि टेलिपस का मतलब होता है फूट। तो देखिए टेलिपस का इजीली मतलब हो गया दैट इज फूट। टेलिपस का मीन क्या होगा, फुट, यानी कि सब क्लब फुट में सबसे पहले स्टार्ट किससे हुआ, दैट इज टेलिपस। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इक्विनो। इजिली वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो हमने सेकंड जो चीज यहाँ पे अब देख पा रहे हैं, हमने सेकंड डिस्कस क्या करा, दैट इज इक्विनो। तो इमेज बेस इसी तरीके से देख रहे हैं। इक्विनी का मतलब क्या बोला था हमने, हील अपवर्ड, यानी कि जो हील वाला पार्ट है बेबी का दैट इज ये इस तरीके से ग्राउंड से टच नहीं होगा, ये अपवर्ड रहेगा, तो इट इज कॉल्ड इक्विनो, टेलिपस इक्विनो। इसको टुकड़ों में अगर हम देखें इस तरीके से दैट इज टेलिपस इक्विनो। कैलकिनेस किसको बोलेंगे, यहाँ पे हील तो ग्राउंड पे टच है, लेकिन जो सोल वाला पार्ट है ये ग्राउंड पे टच नहीं है, यानी कि सोल अपवर्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, दैट इज हील। इक्विनो को बोला हमने हील अपवर्ड, कैलकेनियस को हमने क्या बोला, दैट इज सोल अपवर्ड, सोल अपवर्ड। अब बात करते हैं वेलगस और वेरस। वेरस में जो होता है वो दैट इज इनवर्ड मूवमेंट होता है, इस तरीके से। ये इस तरीके से अगर मैं पैर बनाऊं तो ये दैट इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट, इनवर्ड होगा। और वेलगस का मतलब होता है दैट इज आउटवर्ड मूवमेंट। अब इसी बेसिस पे इनका अलग अलग फ्यूजन करके चार हम अगर अब नॉर्मलिटी पढ़े तो दैट इज यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट इज द केवस नहीं, यहाँ पे देख पा रहे हैं टेलिपस इक्विनो। इक्विनो का मतलब ये यहाँ पे हील अपवर्ड, कैलकेनियस का मतलब है यहाँ पे सोल अपवर्ड, यहाँ देख पा रहे हैं। जब इनको फ्यूजन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टेलिपस इक्विनो वेलगस। इस तरीके से चार अब नॉर्मलिटी हमने डिस्कस करी है जो क्वेश्चन में, दैट इज टेलिपस और कैलकेनियो वेलगस। ठीक है, दैट इज टेलिपस वेरस, टेलिपस इक्विनो वेरस। जो चार आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, जो हमने क्वेश्चन जो सोल्व करवाया है, दैट इज ये चार अब नॉर्मलिटी आपको याद रखनी है। इक्विनो वेरस, इक्विनो वेलगस, कैलकिनियस वेरस और कैलकिनियो वेलगस। तो इसकी जब आप इमेज में प्रैक्टिस करेंगे, पहले पहले सिंपल डायग्राम से हम जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसमें सिर्फ आपको मूवमेंट दिखाएंगे। जब इनका फ्यूजन हम कर देंगे आइदर कैलकिनियस के साथ हम वेरस या वेलगस ऐड कर देंगे, इस तरीके से अलग अलग अब नॉर्मलिटी जो बन जाएगी, तो आप इमेज बेस्ड अच्छे से इसको सोल्व कर पाएंगे। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इमेज क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ऑप्शन ए, टेलिपस इक्विनो वेरस। यही आप बस इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, अगर ये क्वेश्चन आता है इमेज में सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है कि सबसे पहले यही पूछेगा, क्योंकि इसमें एक जो एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं। क्लब फुट की अगर हम बात करें, ये क्या डिफॉर्मलिटी हम जो है स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द क्लब फुट, यानी क्लब फुट अब नॉर्मलिटी है। तो इसमें से आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जो टेलिपस इक्विनो वेरस की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज टेलिपस इक्विनो वेरस। इसके लिए हम बोल देते हैं दिट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लब फुट अबनॉर्मलिटी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लब फुट अबनॉर्मलिटी। इसलिए सबसे ज्यादा जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस है सबसे ज्यादा इसी में है। अगर अदर भी पूछा जाता तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होगा आप पहले इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को आइडेंटिफाई करके दो जो ऑप्शन है इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा ये भी एमसीक्यू आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लब अबनॉर्मलिटी कौन सी, दैट इज द टेलिपस इक्विनो वेरस है। अब अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा इमेज बेस्ड के नहीं देखा तो बहुत सारे डाउट हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक चाइल्ड है, चाइल्ड इज बोर्न विथ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, चाइल्ड इज बोर्न विथ, और आपको सिम्टम दे देगा कि उसका जो है हील अपवर्ड है,
चाइल्ड इज बोर्न विद हील अपवर्ड, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फीट, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट। तो बताइए कि कौन सी कलरफुल अबनॉर्मलिटी वो शो कर रहा है। तो आपको पता है कि स्टार्ट किससे करना है, फुट है तो दैट इज टेलिपस, ठीक है। हील अपवर्ड इट मींस इक्वाइनो, और इनवर्ड मूवमेंट दैट इज वेरस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी जो इमेज बेस्ड डोमिनेशन ज्यादा हो रहा है, आइदर ओबीजी और पीडियाट्रिक में से इमेज बेस्ड ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आप देख पा रहे हैं कि टेलिपस इक्विनोवेरस अगर इमेज बेस्ड पूछेगा तो इस तरीके से इमेज दे देगा, और अगर थ्योरी अगर पूछेगा तो वो इस तरीके का क्वेश्चन देगा कि चाइल्ड विज बोर्न विद हील अपवर्ड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट। तो बताइए इसमें कौन सी क्लब फुट अबनॉर्मलिटी। और दूसरा हमसे याद रखना है कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, दैट इज टीईवी, शॉर्ट में इसको याद रखना है टीईवी, टेलिपस इक्विनो वेरस। तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्लब फूड से रिलेटेड आपको अब नॉर्मलिटी जो है थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस द टर्म ऑफ स्केफोसिफेली। ठीक है, अनादर ये पीडिया का बेसिकली जो पीडिया डोमिनेंट क्लास हम ले रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि कौन सा स्टेटमेंट है जो टर्मिनोलॉजी है स्केफोसिफेली इसको जो है जिसके बारे में ट्रू है। तो ऑप्शन ए, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सूचर। ऑप्शन बी, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सेजाइटल सूचर। ऑप्शन सी, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ मेटोपिक सूचर। ऑप्शन डी, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर विद सिंडेक्टाइल। तो चलिए आपको आंसर करना है, बहुत इजी है। सूचर में से वेरी वेरी अगर मैं बात करूँ तो पीडियाट्रिक की अगर इमेज बेस में से अगर पूछ ले तो दैट इज सूचर एंड फोंटानेल्स। ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज कवर कर लेंगे, सूचर और फोंटानेल्स। आपको पहले तो क्या क्या पढ़ना है सूचर और फोंटानेल के अंदर, कितने टाइप के सूचर्स होते हैं। ठीक है, पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सूचर होते हैं। सेकंड जो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी बोन या कौन कौन सी लोब के बीच में, यानी कि फ्रंटल लोब पैराइटल लोब, इनके बीच में कौन कौन से किस टाइप का सूचर प्रेजेंट होता है। और तीसरा पढ़ना है इनकी अबनॉर्मलिटी की, अगर ये अबनॉर्मली प्री मेच्योर क्लोजर हो जाता है तो उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं। तो तीनों चीजें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसका आंसर करने से पहले थोड़ा सा हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो सूचर्स देखने को मिलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज बेस हम देखते हैं। पहले हम इस इमेज पे फोकस करेंगे, अभी इस इमेज को आपको फोकस नहीं करना है। पहले हम फर्स्ट ये नॉर्मल जो है फिटल स्केल है इसको डिस्कस करते हैं। सबको पता है फ्रंटल दैट इज द फ्रंटल बोन, ठीक है, दैट इज पेराइटल पेराइटल बोन, दैट इज ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फ्रंटल बोन कौन सी है, दैट इज द पेराइटल बोन। यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज में, दैट इज द पेराइटल बोन्स। फ्रंटल बोन कौन सी हो गई, दैट इज द टू फ्रंटल बोन्स। ठीक है, और पीछे की साइड जो होती है हमारा जो ऑक्सीपिटल रीजन जो बनाती है दैट इज द ऑक्सीपिटल बोन। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से अब सबसे पहले अगर हम बात करें, ये फ्रंटल बोन है जिसकी दो लोब इस तरीके से होते हैं, ये बीच में एक सूचर प्रेजेंट होता है। दोनों फ्रंटल जो लोब है उनके बीच में एक इस तरीके का सूचर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटोपिक सूचर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको सूचर याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम थ्योरेटिकली इसको लिखें, सबसे पहले यहाँ पे इमेज स्पेस देख लेते हैं। यानी कि दोनों फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर होता है दैट इज मेटोपिक सूचर, या इसी को हम बोलते हैं फ्रंटल सूचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फोंटेनल हम बाद में डिस्कस करेंगे। फोंटेनल यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से जो बोन है फ्रंटल और पेराइटल बोन है इनके बीच में मिलकर एक डायमंड शेप जो फोंटेनल बनता है इसको बोलते हैं एंटेरियर फोंटेनल, और पीछे की तरफ जो बनता है दैट इज पोस्टीरियर फोंटेनल। वो जब फोंटेनल पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, यहाँ में फोकस करना सूचर पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर क्या है, ये देख पा रहे हैं आप इधर पे इस तरीके से जो लाइन है। अब कौन सी बोन को आप इमेज पे इसके, दैट इज द फर्स्ट बोन, दैट इज सेकंड बोन, यानी कि फ्रंटल और पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है दैट इज द कोरोनल सूचर। ठीक है, अब ये इजी है लेकिन एग्जाम में आप इनको इजी सोच के पढ़ के नहीं जाते और वहां पे सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज द थर्ड वन इज सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर क्या होगा, बिटवीन द टू पेराइटल बोन, यानी कि जो पेराइटल बोन है इसके बीच का जो ये सूचर आप देख पा रहे हैं दैट इज द सेजाइटल सूचर। और यहाँ पे जो पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हैं। तो पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है दैट इज द लेम्बोइड सूचर। तो ये चीजें आपको याद रखना। एक और जो सूचर होता है दैट इज द स्क्वामस
स्क्वामस सूचर जो यहाँ पे 3D इमेज नहीं है इसलिए हम देख नहीं पा रहे, यहाँ पे इस तरीके से जो है प्रेजेंट होता है। टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है दैट इज द स्क्वामस सूचर। तो थोड़ा अगर इसको थ्योरेटिकली हम लिखें तो किस तरीके से क्या क्या सूचर जो प्रेजेंट होते हैं सब बात करें। सूचर सूचर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सूचर अगर हम पढ़ते हैं दैट इज द बिटवीन टू फ्रंटल बोन। बिटवीन टू फ्रंटल बोन के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है दैट इज द, इसको नाम से याद रखना, दैट इज फ्रंटल सूचर, या इसी को हम बोल देते हैं मेटोपिक सूचर। इसी का दूसरा नाम क्या है दैट इज मेटोपिक सूचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिटवीन बिटवीन फ्रंटल यानी कि फ्रंटल एंड पेराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है। अब आप यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे हैं दैट इज द कोरोनल सूचर, दैट इज कोरोनल सूचर। अच्छे से आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें दो पेराइटल बोन के बीच में, बिटवीन टू पेराइटल बोन यानी कि दो पेराइटल बोन के बीच में कौन सा सूचर होता है दैट इज, यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट इज द सेजाइटल सूचर। ये एक पेराइटल बोन है, ये दूसरी पेराइटल बोन है, इनके बीच में जो सूचर है दैट इज द सेजाइटल सूचर। तो इसको हम लिख देते हैं दैट इज सेजाइटल। इसी तरीके से आपको इसके नोट्स बनाने हैं, सेजाइटल सूचर। ठीक है, इमेज बेस आप सेव नहीं कर सकते नोट्स के अंदर, तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। दैट इज द बिटवीन, हम बात करें बिटवीन द पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से पूछ लेगा कि दो फ्रंटल बोन के बीच में कौन सा सूचर होता है, तो दैट इज द लेम्बलॉइड सूचर, दैट इज लेम्बलॉइड सूचर। ठीक है, पीडियाट्रिक की इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूचर और फोंटेनल, याद रखना। और फिफ्थ वन अगर हम बात करें दैट इज द पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्क्वामस सूचर, स्क्वामस सूचर। अब पहला जो हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया कि सूचर के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं, कौन कौन सी बोन के बीच में जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे दो जो हमने यहाँ पे टाइप से डिस्कस कर लिए, कौन सी लोब डिस्कस की। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी अबनॉर्मलिटी को हम किस टर्मिनोलॉजी से हम देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसकी पहले पहले हम थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, उसके बाद में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो अबनॉर्मलिटी क्या है सूचर की, इनको क्या बोलते हैं दैट इज अबनॉर्मल सूचर। हमने नॉर्मल डिस्कस कर लिया, अब हम देखते हैं अब नॉर्मल सूचर। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो टर्मिनोलॉजी से नहीं पूछ के हाई रिस्क नियोनेट्स में से या फिर डिजीज पोर्शन में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। दैट इज क्रेनियो साइनोस्टेसिस। अब ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो जितने भी सूचर है ऑल ओवर हम बात करें, जितने भी हमने सूचर अभी डिस्कस करे, तो उनका एक फिक्स टाइम होता है क्लोजिंग होने का, लेकिन अगर उस टाइम से पहले वो क्लोज हो जाए इसको बोलते हैं प्री मेच्योर क्लोजर। तो प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ ऑल टाइप ऑफ सूचर की हम बात करें, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज क्रेनियो साइनोस्टेसिस। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगी प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सूचर को हम क्या बोलेंगे, तो आपको आंसर करना दैट इज क्रेनियो साइनोस्टेसिस। नेक्स्ट हम बात करें जो दूसरी टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए दैट इज स्केपोसिफेली, और ये हमारे एग्जाम अभी जो क्वेश्चन दिया हमने ये पूछा हुआ है, स्केपोसिफेली किसको बोलेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे अबनॉर्मल सूचर के बारे में, कि किस तरीके से हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। स्केपोसिफेली हम क्या बोलेंगे, अगर प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाए, तो अब आप यहाँ पे जो है आपको डिफरेंस देखना है। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ, यहाँ पे जो हमने बात करी दैट इज ऑल ओवर, यानी कि ओवरऑल, ओवरऑल अगर सूचर कोई स्पेसिफाई नहीं करे और ओवरऑल पूछ ले दैट इज क्रेनियो साइनोस्टेसिस, लेकिन आपको स्पेसिफिकली नाम दे दे किसी सूचर का कि प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सेजाइटल सूचर, सेजाइटल सूचर, तो उसको हम कौन सी टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज करते हैं। कि स्पेशली एक सूचर की बात करें, एस से एस आपको याद रखना है, यहाँ भी स्केपोस्पेली में एस है, उस तरीके से याद रख सकते हैं, और सेजाइटल सूचर में भी एस है। तो प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सेजाइटल सूचर को हम क्या बोलते हैं दैट इज स्केपोसिफेली। अब इस एग्जाम यहाँ पे आ जाइए, सेजाइटल सूचर कौन सा है दैट इज दो पेराइटल बोन के बीच में, और अगर जब इनका प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाएगा तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जब क्लोज हो जाएगा तो ये वाली जो लेंथ है, विड्थ है, ये कम हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की अबनॉर्मलिटी में विड्थ कम हो जाती है, दैट इज स्केपोसिफेली, डिक्रीज विड्थ ऑफ स्कल, स्कल की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज, नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी की तरफ हम चलते हैं दैट इज द प्लेगियो। प्लेगियो से पहले एक और जो चीज आप इसमें देख सकते हैं,
यहाँ पे डिस्कस करते हैं दैट इज ट्रिगोनोसिफेली। ट्रिगोनोसिफेली दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, न्यू क्वेश्चन हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, प्री मेच्योर क्लोजर। हम प्री मेच्योर क्लोजर को शॉर्ट में लिख सकते हैं प्री मेच्योर क्लोजर। अब किसका प्री मेच्योर क्लोजर? दैट इज द मेटोपिक सूचर। मेटोपिक, या इसी को हमने क्या दूसरा नाम दिया, दैट इज फ्रंटल सूचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। यानी कि जो ये वाला जो सूचर है, जिसको हमने मेटोपिक सूचर, आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर है, जिसको फ्रंटल सूचर बोलते हैं, अगर इनका प्री मेच्योर क्लोजर हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ट्रिग्नोसिफेली। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या टर्मिनोलॉजी, ये जो टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीन हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज फोर्थ वन। नेक्स्ट हम बोलते हैं दैट इज प्लेगियोसिफेली। किसको बोलते हैं? प्लेगियो, थोड़ा सा हम डिटेल में करवा रहे हैं, लेकिन इसके बाद में जो आपके सूचर से रिलेटेड कोई भी जो डाउट है वो नहीं रहेंगे। प्लेगियोसिफेली हम किसको बोलेंगे? देखिए, इसके लिए जो डेफिनेशन बेसिस क्वेश्चन आता है, इसका इमेज बेस नहीं आएगा, इसका डेफिनेशन बेस क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से डेफिनेशन देगा, यानी कि एक बेबी है जो उसको लॉन्ग टर्म हम सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसकी उससे कौन सी अबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो इसमें क्या थ्योरी किस तरीके से आपको किस तरीके से जो लैंग्वेज देगा, जो इसका न्यूबॉर्न का जो हेड है, हेड पोस्टेरियर साइड में, यानी कि इसको लिखेंगे हेड पोस्टेरियरली फ्लेट हो जाता है ऑन वन साइड। अभी इसकी इमेज बेस देखेंगे तो इजीली आप देख पाओगे, आइदर वो राइट हो सकता है, आइदर वो लेफ्ट हो सकता है। यानी कि बेबी को हम अगर एक करवट से पोजीशन दिलवाते हैं सुपाइन पोजीशन में, तो वहां पे प्रेशर की वजह से जो हेड है उसका, पोस्टेरियर हेड, क्योंकि वहां पे सॉफ्ट होता है पोस्टेरियरली, तो वो क्या हो जाता है, फ्लेट हो जाता है। ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है, क्या हो जाता है, फ्लेट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेगियोसिफेली। ये किस में देखने को मिलता है? प्रोलॉन्ग्ड सुपाइन पोजीशन में। क्वेश्चन इसी तरीके से बोलेगा कि बेबी को प्रोलॉन्ग्ड सुपाइन पोजीशन की वजह से कौन सी अबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड सुपाइन पोजीशन। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, दैट इज प्लेगियो सिफेली, यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है आपको याद रखनी है, दैट इज ब्रेकी सिफेली। क्या होता है? ब्रेकी ब्रेकी सिफेली। ब्रेकिसपेली के लिए जो हम बात करते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दैट इज शॉर्ट हेड सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। दैट इज शॉर्ट हेड सिंड्रोम। जब इनकी इमेज बेस देख लेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा, शॉर्ट हेड सिंड्रोम बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो फिट जो न्यूबॉर्न का जो हेड है वो शॉर्ट होता है। हेड इज शॉर्ट देन नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल लेंथ है उससे शॉर्ट होता है। हेड इज शॉर्ट देन ब्रेकी, से आपको ना साफ पता चल रहा है, ब्रेकी हम जो लेस के लिए, लेजर के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट देन नॉर्मल, यानी कि जो अगर उसका हेड है शॉर्ट देन नॉर्मल से, आइदर ये भी पोस्टेरियरली हो सकता है और इंटरली या पोस्टेरियरली हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज ब्रेकिसिपेली। अब एक एक वर्ड जो आपको क्वेश्चन देगा, इसमें आपको याद रखना प्रोलॉन्ग सुपाइन पोजीशन, और इसमें याद रखना आपको शॉर्ट हेड सिंड्रोम। और लास्ट टर्मिनोलॉजी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एक और जो चीज हम यहाँ पे, दैट इज एपर्ट सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपर्ट सिंड्रोम हम किसको बोलेंगे? एपर्ट सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। एपर्ट सिंड्रोम क्या है? प्री मेच्योर क्लोजर। अब यहाँ पे हमने हर सूचर का जो प्री मेच्योर क्लोजर देखा है, अब कौन सा है? प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोनल सूचर का प्री मेच्योर क्लोजर हो जाए। लेकिन साथ में एक और जो आपको इसमें अब नॉर्मलिटी एड करनी है, दैट इज सिंडेक्टाइल। दैट इज सिंडेक्टाइल, यानी कि दो जो फिंगर होती है इस तरीके से बेबी की, वो इस तरीके से अटैच रह जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सिंडेक्टाइल। दैट इज सिंडेक्टाइल। ये दो आपको फर्स्ट और सेकंड दो abnormality अगर दोनों साथ में हो तो इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज एपर्ट सिंड्रोम। तो चलिए, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, कि हमें सूचर पता होनी चाहिए, कौन कौन सी बोन के बीच में कौन कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है, कौन कौन से नॉर्मल सूचर होते हैं। अब नॉर्मल सूचर में आपने क्या किया, अगर प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाए सूचर का, क्रेनी साइनोस्टोसिस सेजाइटल का, ऐसे याद रखना है आपको। ट्रिग्नो मतलब फ्रंटल या मेक्टोपिक, इसको टीएम करके भी आ सकते हैं, या टीएमएफ, यानी कि ट्रिग्नोसिफेली या तो मेक्टोपिक या फ्रंटल का। तो इस तरीके से आपको ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। प्लेगियोसिपेली इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द, पी से पी याद रखना है। पी प्लेगियोसिपेली कब होता है, दैट इज प्रोलॉन्ग्ड सुपाइन पोजीशन की वजह से, हेड इसमें पोस्टरली फ्लैट हो जाता है। ब्रेकिसिपेली आपने जो शॉर्ट हेड सिंड्रोम और एपर्ट सिंड्रोम में, ये दोनों जो कंडीशन है। कोरोनल सूचर कौन सा है, जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज द कोरोनल सूचर। इसका प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाए प्लस सिंडेक्टाइल हो जाए,
तो इसको हमने क्या बोलते हैं, एपर्ट सिंड्रोम। अब यहाँ पे आते हैं, दैट इज द फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज क्या शो कर रही है, दैट इज ट्रिग्नोसिफेली। ट्रिग्नोसिफेली हमने क्या डिस्कस करा था कि ट्रिग्नोसिफेली का मतलब होता है कि ये वाला जो सूचर है दैट इज मेक्टोपिक सूचर, इसका प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सूचर है ये क्लोज हो रखा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ये जो मेटोपिक सूचर है इसका क्लोजर हो चुका है, प्री मेच्योर क्लोजर हो चुका है, जितनी एज पे होना चाहिए उससे पहले हो चुका है। तो इसको हमने क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रिग्नोसिफेली। स्केपोसिफेली। अब स्केपोसिफेली क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जो ये हेड देख पा रहे हैं इस तरीके से कंप्रेस्ड हेड देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं जो नॉर्मल डायमीटर की इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे जो इसकी विड्थ कम हो गई है। ये किस किस लिए हुई है, क्योंकि जो ये सजाइटल सूचर है, ये यहाँ वाला जो सूचर आप देख पा रहे हैं जो एब्सेंट है, क्योंकि ये क्लोजर हो गया तो ये दोनों बोन पास में आ गई, उसकी वजह से जो क्या डिक्रीज विड्थ कम हो गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे स्केपोसिपेली को, यानी कि सेजाइटल सूचर का प्रीमेच्योर क्लोजर हो गया है, इमेज बेस पूछेगा तो किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, इस तरीके से जो इसका हेड है वो किस तरीके से एक तरीके से कंप्रेस हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेगियोसिपेली। पहले यहाँ पे देख लिया प्लेगियोसिपेली हमने क्या डिस्कस करा था। प्लेगियोसिपेली क्या बोल रहा था कि हेड जो होता है, अब बेबी का अगर प्रोलॉन्ग सुपाइन पोजीशन में अगर वो लेटा रहता है तो उसमें हेड जो एक साइड पे फ्लेट हो जाता है, या तो वो इंटरनली होगा या पोस्टेरली होगा। अब आप इमेज पे आते हैं, यहाँ पे जो प्लेगियोसिपेली दिखाया गया है दैट इज द इंटीरियर प्लेगियोसिपेली। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हेड है वो कंप्रेस हो गया इस तरीके से, और पोस्टेरियर प्लेगियोसिपेली में इसके पोस्टेरियर साइड में। तो दोनों इमेज ये इंटीरियर की है दैट इज द पोस्टीरियर की, और ये नॉर्मल इमेज है। तो दोनों में आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नॉर्मल से दोनों में अब नॉर्मल में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से जो हेड जो है कंप्रेस हो जाता है, फ्लेट हो जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर साइड हो जाती है और एंटीरियर में एंटीरियर साइड हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकिसिपेली। किसको बोला हमने, शॉर्ट हेड सिंड्रोम, जो नॉर्मल जो लेंथ है उससे भी कम हो जाएगा। अगर इसमें अगर मैं बात करूं तो इमेज में सबसे ज्यादा पूछने का क्वेश्चन स्केपोसिपेली पूछ सकता है। तो ये दिस इज द ऑल अबाउट जो हमने डिस्कस किया आज, जो हमने डिस्कस। अब जो हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं, स्केपोसिपेली किस टर्म के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ क्या सूचर, नहीं इसके लिए हमने क्या यूज किया था, दैट इज द क्रेनियो साइनोस्टेसिस। ठीक है, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सजाइटल सूचर, बिल्कुल ऐसे ऐसे हमने याद किया था, दैट इज द करेक्ट आंसर, द ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ मेटोपिक सूचर को हमने क्या बोला था, ट्रिग्नोसिपेली, ट्रिगोनोस्केपोसिफेली। और प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर विद सिंडेक्टाइल, इसको हमने क्या बोला था, दैट इज द एपर्ट सिंड्रोम, एपर्ट सिंड्रोम। तो अभी तक जितने भी हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन और जितनी थ्योरेटिकल जो चीजें डिस्कस की है दैट इज द पीडियाट्रिक में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल पीडियाट्रिक और अब नॉर्मल हम साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ इमेज आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो इमेज क्लब फूड की आपको हमने दिखाई थी, और यहाँ पे जो इमेज है दैट इज, यहाँ पे अलग अलग सूचर आपको प्रेजेंट पता होना चाहिए, और जब फॉन्टेनल पढ़ेंगे उसमें भी सूचर जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, दैट इज एम्स लेवल पे, या मतलब जो नोट सेट है उस लेवल पे आपको क्वेश्चन नोट सेट 8 में देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से जो जितने भी एम्स में रियल रियल इमेज आपको शो की जाती है, इस तरीके डमी इमेज नहीं, इस तरीके से रियल इंसिडेंस बेस्ड इमेज आपको शो करी जाएगी। क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इमेज आइडेंटिफाई विच अबनॉर्मलिटी सीन इन इमेज, यानी कि इस इमेज के अंदर कौन सी अबनॉर्मलिटी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर देखने को मिल रही है। ऑप्शन ए एननसीफेली, ऑप्शन बी केपर्ट सक्सीडिनम, ऑप्शन सी सिफेल हिमोटोमा, ऑप्शन डी मोल्डिंग। तो चलिए आपको इसका आंसर करना है कि ये किस इमेज को जो है शो कर रहा है, किस इमेज को ये शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हेड इस तरीके से डिफ्यूजली इसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिल रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन की कितनी हाईएस्ट प्रायोरिटी, 100% प्रायोरिटी के इस तरीके के क्वेश्चन देके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जो आज के जो सेशन है उसके अंदर हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं, और इमेज के साथ साथ हम क्या करवा रहे हैं, इसकी थ्योरी भी साथ साथ कंप्लीट करवा रहे हैं। तो सिर्फ आपको इमेज पे ध्यान नहीं दे रहे, जो चीज हम थ्योरी के बारे में लिख दे रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% है कि वो जो वर्ड हम जितना वर्ड हम यूज कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक एफर्ट आप कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या फिर आप शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे, या फिर अपने जो स्टेटस है वहाँ पे हमारे जो क्लास का जो लिंक है इसको आप अगर अपलोड करते हैं तो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। जो पहले क्लास की थी उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है, इट इज़ काइंडली डीमोटिवेटिंग अस, हमें डीमोटिवेट करता है इस तरीके का रिस्पॉन्स। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए अच्छा अच्छा
जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाने की। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, शेयर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पिछली क्लास में पूछा था, किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया, कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि आने वाली जो सीरीज है, 3 तरीके से हम सीरीज बना सकते हैं। तो आपको किस तरीके, एक तो हो सकता है कि आप बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपको चाहिए कि हमें सिर्फ पीडिया की, पहले आप पीडिया की सीरीज करवा दीजिए, उसके बाद साइकिल की करवा दीजिए, देन ओबीजी करवा दीजिए। दूसरी तरीके से जो हम वीडियो बनाएंगे कि आप जो हम मिक्स में जो क्वेश्चन ऐड करवाए, जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट इस तरीके से मिक्स में चले। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम सिर्फ सब्जेक्ट की थ्योरी वाइज आपको डिस्कस, पहले थ्योरी पढ़ाए, उसका इमेज, सॉरी, इसके जो क्वेश्चन करवाए। तो 1 2 3, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको तीनों में से जो है कौन से टाइप की जो क्लास आपको चाहिए। पहले आप क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। इस बेसिस, इमेज बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना, अभी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये किसकी इमेज है। जब हम इसका स्टडी कर लेंगे, दैट इज वेरी इजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं इसमें जो वर्ड यूज लिखूंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज, हम पढ़ते हैं बर्थ इंजरी, एक हमने सूचर पढ़ लिया, एक अब नॉर्मल सूचर पढ़ लिया, क्लब फूट पढ़ लिया, फॉन्टेनर हमने डिस्कस किया। अब जो पीडीएम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बर्थ इंजरी, दैट इज, मैं लगा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस दो लाइन, जैसे हम पढ़ते हैं अब्रप्सो, प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीवा, उसमें 3 लाइन हम यूज करते हैं, 3 से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इसमें सिर्फ हम 3 या 4 लाइन यूज करेंगे। तो इसमें दो आप कंपेरेटिवली दो चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं, दैट इज द केपट सक्सीडेनम। केपट सक्सीडेनम क्या होता है, और सेकेंड वन इज दैट इज सिफेल हिमेटोमा। सिफेल हिमेटोमा क्या होता है। अब जो लाइनें हम लिख रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसी में से क्वेश्चन आएगा। केपट सक्सीडेनम क्या बोलते हैं, देखिए, इसमें जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है। अब अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखे, दैट इज द एक्यूमुलेशन, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। इसमें किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड का। देख, इस वर्ड पे आपको फोकस करना है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। और दूसरी बात, किस किस के बीच में जो इसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, दैट इज द स्काल्प रीजन। जो आपका स्काल्प यानी जो स्किन है, जो आपके हेड के ऊपर जो स्किन है, उसके ऊपर हेयर होते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज स्काल्प। स्काल्प प्लस जो आपकी स्कल की सबसे बाहर की जो लेयर है, दैट इज पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के बीच में अगर स्वेलिंग आ जाती है, और वो स्वेलिंग किस लिए आ रही है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से, इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज द केपट सक्सीडेनम। अब जो वर्ड अभी आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 200% जो हम वर्ड लिख रहे हैं वो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। ठीक है, एक्यूमुलेशन, केपट सक्सीडेनम क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है। चलो कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। सिफेरिक हिमेटोमा किसको बोलेंगे, तो अगर आपको इस तरीके से लैंग्वेज दे कि एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, आप हिम से याद रख सकते हैं, हिम ब्लड के लिए यूज होता है, यानी कि ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। दूसरी चीज आपको पता नहीं, यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है किसके बीच में हो रहा है, स्काल्प और पेरियोस्टम के बीच में। अब जो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा वो किसके बीच में होगा, पेरियोस्टियम। जब हम इसकी इमेज बेस देखेंगे तो इजीली आपको हम वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। पेरियोस्टियम और स्कल बोन के बीच में एक्यूमुलेशन हो जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इनका क्वेश्चन ये भी है कि कैपिटल सक्सीडेंट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, जब बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आता है तो वहां पे प्रेशर, उसके हेड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉज पूछ लेता है कि कैपिटल सक्सीडेनम होता क्यों बेबी में, जब बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी बर्थ कैनाल से वेजाइना के थ्रू बाहर आता है तो वहां पे क्या होता है, उसके हेड पे कंप्रेशन पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो कैपिलरीज है वो कंप्रेस होकर उसकी वजह से जो फ्लूइड है, जो वीनस रिटर्न है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज वीनस रिटर्न। और वीनस रिटर्न के डिक्रीज होने से जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड वहां से एस्केप होके वहां पे स्वेलिंग कर देता है, किसके बीच में, स्काल्प और पेरिस्टम के बीच में। ये जो कोज है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोज आपको पता होना चाहिए कि स्केपुड सक्सीडियम जो है वो क्यों डेवलप हो रहा है और स्वेलिंग उसमें क्या होती है। अब यहाँ पे बात करें सिपेल हेमेटोमा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड हुआ तो किसी किसी चीज का रप्चर होगा तभी वहां पे ब्लड जो है एक्यूमुलेट होता है, तो रप्चर ऑफ कैपिलरीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोज भी आपको याद रखना है, अगर कैपिलरीज की रप्चर होने की वजह से वहां पे स्वेलिंग आ रही, दैट इज कॉल्ड सिपेल हेमेटोमा। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों जो तीनों एमसीक्यू है, याद रखना है। इधर 3 इधर से और 3 इधर से।
आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों में से डिफरेंस देके पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन, दैट इज द केपट सक्सीडेनम, दैट इज सिफेल हेमेटोमा। जो नेक्स्ट फोर्थ फाइंडिंग की अगर बात करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूँ सारी लाइनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फोर्थ लाइन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो केपट सक्सीडेनम होता है वो क्या होता है, क्रॉस द सुचर लाइन। यानी कि इसका मीन क्या होता है, बेसिकली अगर हम समझे तो जो सूचर हमने डिस्कस किए थे, तो ये वाली जो स्वेलिंग है उसमें जो स्वेलिंग एक एक अगर इस बोन में हो रही है, मान लीजिए इस तरीके से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये आपका ब्रेन है, ये इस तरीके से बोन हम मान लें, और यहाँ पे अगर स्वेलिंग हो रही है तो ये स्वेलिंग इस तरीके से एस्केप होकर दूसरी बोन पे भी चली जाएगी इस सूचर को क्रॉस करके। तो ये किसमें होता है, दैट इज केपर्ड सक्सीडेनम। लेकिन अगर हम बात करें सिपेल हेमेटोमा, सिपेल हेमेटोमा डजेंट क्रॉस, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप होता है, डजेंट क्रॉस यानी कि क्रॉस नहीं करता। ये बेसिक अंतर है, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी कौन सी बर्थ इंजरी है जिसके अंदर जो है स्वेलिंग जो वो सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करती है या क्रॉस करती है, तो डजेंट क्रॉस यानी कि क्रॉस नहीं करती है सुचर लाइन को। समझ में आ गया इसका क्रॉस करने का मतलब। अभी इमेज बेस देखेंगे उसमें और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट जो हम पढ़ते हैं दैट इज ये जो प्रेजेंट होती है एट बर्थ। जब कैपोडोक्सिडियम की बात करें तो जब बर्थ होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बार बार जब बेबी वेजाइनल कैनाल के थ्रू डिलीवर होता है, बर्थ कैनाल के थ्रू, तो वहां पे प्रेशर पड़ता है, तो एट बर्थ ही प्रेजेंट होता है कैपोडोक्सिडियम। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, तो ब्लीडिंग थोड़ी देर बाद में एक्यूमुलेट होती है, तो ये जो डेवलप होगा या आफ्टर बर्थ कुछ टाइम बाद में डेवलप होता है, डेवलप, इसको बोलते हैं डेवलप आफ्टर बर्थ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट जो चीज है इनका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनका जो डिजोल्व है या डिसअपियर है वो कब होता है। अगर हम इसकी बात करें कैपोड सक्सीडिनियम बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन डिसअपियर कब हो जाता है, ये हो जाता है आपको 1 to 2 वीक आफ्टर बर्थ, 1 to 2 वीक ऑफ बर्थ। जैसे हम इंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल की क्लोजिंग टाइम पढ़ते हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चन लगा रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसी में सेम अगर हम बात करें तो ये कब क्लोज होता है, विद इन, विद इन अगर हम बात करें दैट इज विद इन 6 वीक्स। इसको डिजोल्व, क्योंकि यहाँ ब्लड का एक्यूमुलेशन है तो डिजोल्व होने में टाइम लगता है, तो विद इन 6 वीक जो है ये डिसअपेयर होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये 6 पॉइंट डिस्कस करें कैपिड सक्सीडेनम और सिपेलोमेटोमा के बारे में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन जो है सूचर लाइन को क्रॉस करता है, क्रॉस सूचर लाइन आपको इस तरीके से याद रख सकते हो। सूचर लाइन को क्रॉस करने के लिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैपिड सक्सीडेनम सी एस, यानी क्रॉस, सी से क्रॉस हो गया, ऐसे सूचर लाइन होता है। ठीक है, तो अपोजिट वाला ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। और सिपेलोमेटोमा सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक और टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं जो हमारे ऑप्शन में दी गई, दैट इज एनन सिफेलिक, इसको बोलते हैं, सबको पता है, नाम से पता है। यानी कि बेबी में एट बर्थ क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ब्रेन, एब्सेंस ऑफ ब्रेन, इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज एनन सिफेलिक। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ पहले भी नोट सेट के अंदर, मोल्डिंग किसको बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोल्डिंग किसको बोलते हैं, जब बेबी बर्थ कैनाल से नॉर्मली, नॉर्मल फाइंडिंग है ये जो हमने पढ़ा दैट इज बर्थ इंजरी है, अब नॉर्मली होता है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं मोल्डिंग, ये क्या होता है, जब बेबी इस तरीके से बर्थ कैनाल से, मान लीजिए उसका हेड है इस तरीके से, बेबी बर्थ कैनाल से डिलीवर होता है, तो बर्थ कैनाल में प्रेशर की वजह से उसका जो हेड है वो, उसका जो बोन है उसकी ओवरलैपिंग हो जाती है, जैसे स्केपोसिपेली में हम डिस्कस किया था, कुछ उस तरीके से आपका मोल्डिंग देखने को मिलता है। तो इसमें ज्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा वो लैंग्वेज बेसिस पूछेगा कि असिमेट्री, असिमेट्री ऑफ हेड, यानी कि हेड की एसिमेट्री होगी क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से, ड्यू टू, यहाँ की जो बोन है वहां पे बहुत सॉफ्ट होती है स्कल बोन न्यू बोन की, और ओवरलैपिंग वहां पे देखने को मिलती है, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन। बस यही आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिमेट्री ऑफ हेड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन को हम क्या बोलते हैं, ए टाइम ऑफ बर्थ स्कल के कंप्रेशन की वजह से होता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिसअपियर कब होता है, ये डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर आफ्टर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 72 आवर्स ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ के 72 घंटे के अंदर जो है 3 दिन के अंदर अंदर ये डिसअपेयर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चले अब हमारे जो है क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इमेज बेस, या तो आपको इमेज बेस क्वेश्चन दे तो अभी इसका हम प्रैक्टिस करवा लेंगे कि ये कौन सी इमेज है, या फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दे कि एक बर्थ इंजरी है, बेबी हुआ है, उसका एक्यूमुलेशन फ्लूइड हो गया स्काल्प और पेरिस्टम के बीच में जो कि सुचर लाइन को क्रॉस कर रहा है,
ठीक है। तो वो किस टाइप की बर्थ इंजरी है, क्वेश्चन कैसे देगा, एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो डिलीवर हुआ है, उसके वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है। ठीक है, वो फ्लूइड जो है सुचर लाइन को, हम जब एक्सरे देखा, सीटी देखा, तो सुचर लाइन को जो है क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये किस टाइप की abnormality बर्थ इंजरी, दैट इज द केपर्ट सक्सेडिनम। ये हो गया थ्योरेटिकल, ऐसे सिपेल हेमेटोमा पूछ लेगा। ठीक है, इमेज बेस हम अभी प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, और एनेंसेफेली क्या, एब्सेंस ऑफ ब्रन और मोल्डिंग, आपको हमने बता दिया कि एसिमेट्री हो जाती है बर्थ कैनाल पे, प्रेशर की वजह से वहां पे ओवरलिपिंग हो जाती है स्कल बोन की। अब यहाँ पे, अब इमेज बेस देखिए, अगर ऐसी इमेज आती है, दैट इज द केपर्ट सक्सीडिनम, दैट इज द सिपेल हेमेटोमा, सिफेल हिमेटोमा। ये दो इमेज याद रख लीजिए। अब पहले इसको, इस इमेज को कैसे याद रखना है, इसका तरीका मैं आपको पहले डिस्कस करता हूँ। या तो आपका रियल बेस इस तरीके से इमेज दे देगा, वो रियल रियल इमेज देगा, क्योंकि अधिकतर नोट सेट जो होता है वो रियल इमेज यूज करता है। अभी जो क्वेश्चन पूछा था प्री के अंदर मोटलिंग का हो या वेलेमेंटस प्लेसेंटा का क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो रियल बेस क्वेश्चन पूछता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, इजीली आप समझ पाओगे सिपेल हिमेटोमा और केपोड सक्सेडिनम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें केपर्ड सक्सीडिनम। ये देखिए, यहाँ पे हमने सूचर एक डिस्कस किया था, कौन सा सूचर था यहाँ पे, फ्रंटल सूचर या जो भी या सेजाइटल सूचर है। ठीक है, ये सेजाइटल सूचर है क्योंकि यहाँ पेराइटल बोन के बीच में है, दैट इज यहाँ पे होता है, यहाँ पे फ्रंटल सूचर, दैट इज द सेजाइटल सूचर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू कलर से शो हो रखा है, मतलब ये फ्लूइड का कलर यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए इंजरी यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे सूचर प्रेजेंट है इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, इस सूचर को क्रॉस करके दूसरी लोब में जा रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग कलर हम यूज करते हैं ताकि आप इजीली देख पाए। ये देखिए, यहाँ पे तो ब्लीडिंग हो रही थी, सॉरी यहाँ ब्लीडिंग या फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा था, लेकिन इस सूचर को क्रॉस करके दूसरी लोब में आ गया यहाँ पे। तो क्रॉस सूचर लाइन किसमें देखने को मिलता है, दैट इज केपर्ड सक्सीडिनम, क्योंकि इस सूचर को क्रॉस कर रहा है। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो इमेज को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि ये सूचर को क्रॉस कर रहा है, तो जो यहाँ पे जो स्वेलिंग है वो यहाँ पे जनरलाइज नहीं, मतलब एक लोकलाइज नहीं रहेगी, कि पूरे ब्रेन के अंदर इस तरीके से डिफ्यूज स्वेलिंग हो जाएगी। तो ज्यादा जो उनके अगर हेड का सरकमफ्रेंस इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सेम अगर हम बात करें सिपेल हिमेटोमा, क्योंकि यहाँ पे अलग कलर अगर मैं बताऊं, दैट इज द सिपेल हिमेटोमा। ये क्या है, सिपेल हिमेटोमा, ब्लड का कलर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे कौन सा सूचर है, सिजेटल सूचर, और इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जितना भी कलेक्शन है वो एक ही तरफ की बोन के अंदर होगा, एक ही तरफ की लोब के अंदर होगा, जिसकी वजह से एक ही लोब जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा। अब इस इमेज पे आइए, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सूचर लाइन क्रॉस नहीं है, इसलिए एक ही साइड की बोन क्या हो गई है, इस तरीके से क्या हो गई है, लंबी आपको देखने को मिल रही होगी, काफी लेंथ वाइज देखने को मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे इस सूचर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो देट इज द सिपेल हिमेटोमा, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसमें इस तरीके से लंबा सा हेड आपको दे दे, दैट इज द सिपेल हिमेटोमा। और यहाँ पे देख रहे पूरा का पूरे हेड के अंदर इस तरीके से जो है स्वेलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि डिफ्यूज स्वेलिंग हो गई, क्योंकि सूचर लाइन को क्रॉस कर दिया है। देट इज कॉल्ड केपर्ड सक्सेडिनम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस तरीके से पीछे प्रोमिनेंट एरिया इस तरीके से दिखाई दे आपको, काफी लेंथ वाइज वाला, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज सिपेल हिमेटोमा। इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, तो सारी स्वेलिंग इसी जगह पे पड़ी रहेगी, और इस तरीके से हेड जो लंबा होता रहेगा, तो इसको हम बोले सिपेल हिमेटोमा। केपिड सक्सेडिनम, पूरा जो हेड स्वेल होगा, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूज स्वेलिंग देखने को मिलेगी, लोकल जो है जनरलाइज स्वेलिंग। तो यहाँ पे, तो ये चीजें आप देखना, ये चीजें आपको याद रखनी है कि किस किस के बीच में जो है ये स्वेलिंग होती है, स्काल्प और पेरियोस्टिसम, और पेरियोस्टिम और स्कल बोन के बीच में। तो ये डायग्राम दैट इज एनन सिफेली, यानी कि जो हमारे ऑप्शन के अंदर है, एनन सिफेली, मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रन। और ये जो इमेज शो कर रहा है, दैट इज द मोल्डिंग, यानी कि कुछ समय के लिए जो है ओवरलैपिंग हो जाती है, उसकी वजह से हेड जो है कंप्रेस हो जाता है स्कल, और आफ्टर 20 आवर्स वो नॉर्मल, आफ्टर 20 आवर्स लेटर या 72 आवर्स बाद में जो है ये नॉर्मल होने लगता है। दैट इज द इमेज ऑफ मोल्डिंग। मोल्डिंग के आपके डेफिनेशन और डिसअपीयरेंस दोनों याद रखना है। इमेज बेस हो सकता है कम चांस पूछे, ज्यादा इमेज बेस पूछने का चांसेस, दैट इज द सिपेल हिमेटोमा और कैपिड सक्सेडिनम। कैसे आइडेंटिफाई करना मैंने आपको बता दिया। अब आप वापस आते हैं हमारी क्वेश्चन की इमेज के ऊपर, क्वेश्चन की इमेज। ठीक है, ये क्या है, अब आप यहाँ देख पा रहे कि सिर्फ आप ये, अगर ये इस तरीके से इमेज होती कि सिर्फ एक पार्ट जो है इसका इस तरीके से जो है प्रोड्यूस होता, ठीक है, इस तरीके से प्रोमिनेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेलोमेटोमा, क्योंकि ये पूरे हेड के अंदर स्वेलिंग दिखाई देखने को मिल रही है। तो दैट इज द केपट सक्सीडिनम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केपट सक्सीडिनम। ये इमेज बेस है, थोड़ी थोड़ी पूछेगा तो मैंने बता दिया कैसे पूछेगा, कि ब्लड का कलेक्शन हो गया है,
पेरियोस्टियम और स्कल बोन के बीच में हुआ और सुचल लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे? दैट इज सेपेलोटोम। कैपिटल सक्सेडेन, और ये हो सकता है कि 80% चांस है यही इमेज आपको पूछ ले, क्योंकि रियल बेस इमेज है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 टॉपिक हमने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए, दैट इज द सूचर, कौन कौन से सूचर होते हैं, कौन कौन से बोन के बीच में होते हैं, अब नॉर्मल क्लोजर को हम क्या बोलते हैं। फॉन्टेनल हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। क्लब फुट हमने जो है पूरा कर लिया है। और बर्थ इंजरी जो है सबसे ज्यादा पूछी जाती है, बर्थ इंजरी के अंदर दो ही चीजें पूछी जाती है, जैसे स्केपर सक्सेडेनम और सिपेल इमेटोमा। इनके इमेज बेस हमने अच्छे से डिस्कस करा है, और थ्योरी हमने अच्छे से डिस्कस करा है। इनके नोट्स आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देख बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो पहले के एग्जाम में थी, जितने भी एग्जाम थे, ये इमेज बहुत प्रीडोमिनेंटली जो है पूछी जाती थी। सेम इमेज देके पूछ लेते थे कि ये कौन सी अबनॉर्मलिटी को जो है शो कर रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द बर्थ मार्क्स शोविंग इन इमेज। ऑप्शन ए नेवस सिंप्लेक्स एंजल किस, जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन बी नेवस फ्लेमस, या इसको हम बोलते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। ऑप्शन सी नेवस वेस्कुलस, इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी मार्क। ऑप्शन डी मंगोलियन स्पॉट। जैसे हम बात करें, जैसे ओबीजी के अंदर हम अलग अलग पढ़ते हैं, जिसके अंदर लीनियर नाइग्रा हम पढ़ लेते हैं, स्ट्रिया ग्रेविडरम हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। और अलग अलग साइन, पामर साइन हम पढ़ लेते हैं, ओसियंडर, जैक्विमर, ये सब हम ओबीजी के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे ही बर्थ मार्क हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक के अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लगा दिया 100% एमसीक्यू आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बर्थ मार्क, बर्थ इंजरी हमने डिस्कस कर ली, ये बर्थ मार्क है। हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतनी अच्छी इमेज और इतने सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व कराने के, एटलीस्ट आप हेल्प करिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे आप इसको लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छा कंटेंट हम, अब किसी का कमेंट आता है कि सर प्लीज़ आरआरबी के लिए आप कंटिन्यू करिए, या नोटसेट के लिए कंटिन्यू करिए। हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स उस तरीके से होगा तभी हम जो है आगे इस तरीके से जो अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आप आएंगे। एक और छोटा सा जो आपका थोड़ा सा 10 सेकंड ले लेता हूँ मैं। अब जो आरआरबी का एग्जाम है, या फिर जैसे हम आरआरबी के बारे में बात करें, अब जो कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या क्या लेवल था क्वेश्चन का, आज के 5-7 साल पहले अगर मैं बात करूं, 10 साल पहले क्या क्या लेवल से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कि कितनी बोन होती है, कौन सा पेस मेकर होता है, ऐसे नोट, इस तरीके के क्वेश्चन क्या आरआरबी अभी पूछेगा? नहीं पूछेगा। अब थोड़ा सा लेवल आरआरबी या फिर आने वाले एग्जाम का बढ़ गया है, तो सिर्फ आप उसको, ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें थोड़ा एडवांस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को करने की। और एक जो मेंटेलिटी बनी हुई है कैंडिडेट के अंदर की, मान लीजिए यूट्यूब पे 2 सीरीज चल रही है, एक नोरसेट की चल रही है, एक आरआरबी की चल रही है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नोरसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस सीरीज को देखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसको देखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप नोरसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नोटसेट का कंटेंट में किसी भी चैनल पे बोल रहा हूँ, किसी भी चैनल पे आप देख पा रहे हैं, अगर नोटसेट का कंटेंट आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी आरआरबी, ईएसआईसी, डीएसएसबी, इनकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको स्किप नहीं करना है, पूरी तैयारी करनी है। आप नोटसेट लेवल की तैयारी करिए, बाकी के एग्जाम आपके इजीली वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। सीएचओ वीएचओ जितने भी एग्जाम है इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, तो हमने नोटसेट के 21+5 यानी कि 26 वीडियो की सीरीज पहले ही अपलोड कर चुके हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ईएसआईसी के 4 लेक्चर हमने डाल रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद में अभी नई सीरीज हमने स्टार्ट की, जिसका सेकंड लेक्चर है, तो सारे वीडियो आप जाके देखिए प्रॉपर। उनके जो एक और मैं आपको गाइडेंस दूंगा, देख प्रॉपर उनके जितने भी क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं, इसी तरीके से करवाए, इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वहाँ के उनके नोट्स बनाइए। आपको याद नहीं रहेगा, अभी आप लेक्चर दोगे भूल जाओगे, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए एग्जाम में जाने से पहले, श्योरली 100% आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे चैनल देखोगे तो प्रॉपर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि 200% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं इतना मान रहा हूँ, जितना कंटेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ देने की, 100% जो है आपका हेल्प करेगा ये कंटेंट। बस आपको शेयर करना है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द बर्थ मार्क शोविंग इन द इमेज। क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, जिसको पता है वेल एंड गुड है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर कि बर्थ मार्क्स कौन कौन से होते हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है, और उसमें थ्योरेटिकल और इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज द बर्थ मार्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 से 6 बर्थ मार्क पढ़ेंगे एग्जाम में, आपको श्योरली एक देखने को मिलेगा बर्थ मार्क। मैं लगा देता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो मैं थ्योरी लिखूंगा, हम ज्यादा थ्योरी वैसे किसी टॉपिक के लिए नहीं जितना लिखूंगा उतना इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पहले जो इनके नाम है आपको याद होने चाहिए कि किन किन नाम से इनको जाना जाता है। दैट इज अ स्ट्रोक बाइट, पहले हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज स्ट्रोक बाइट इसको बोलते हैं। किसी का दूसरा नाम है दैट इज नेवस सिंप्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवस सिंप्लेक्स भी हम इसको बोलते हैं, नेवस सिंप्लेक्स, नेवस सिंप्लेक्स। और इसका दूसरा नाम क्या है, टेंजिलेक्टिया नेवी। किसी भी नाम से एग्जाम में देके आपको पूछ सकते हैं, टेंजिलेक्टेटिव नेवी भी इसको हम बोलते हैं, टेंजिलेक्टेटिव नेवी। और लास्ट वन इसी को हम बोल देते हैं दैट इज एंजल किस, एंजल किस। कितने नाम को, चार नाम, चारों आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं वर्ड लिखूंगा इनके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या फाइंडिंग, ये नाम है, इनमें फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी। इनका कलर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कलर किस तरीके से देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर स्ट्रोक बाइट है तो आपको कलर देखने को मिलेगा पेल पिंक, पेल पिंक हो सकता है, या फिर रेड कलर देखने को मिलेगा। यानी ये बर्थमार्क किस कलर में अपीयर होंगे, रेड कलर में। किस लिए, रेड डायलेटेड ब्लड कैपिलरी, क्योंकि जो कैपिलरीज है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। तो पेल पिंक और रेड डायलेटेड ब्लड कैपिलरीज, ये इसी तरीके की लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी हम डिस्कस कर लेंगे। कैपिलरीज, अब इनका जो जगह है दैट इज वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर, मैंने बोल दिया कि कलर इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा कलर इंपॉर्टेंट है, और उनका प्लेस, कौन सी जगह पे हो रहा है, क्योंकि बर्थ मार्क्स है ना, बर्थ डिपेंड डिपेंड करता है कौन सी जगह पे हो रहा है, प्लेस। तो प्लेस कौन 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 सी जगह पे होगा, दैट इज द फोरहेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोरहेड। इनके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोरहेड, नोज एंड लोअर ऑक्सीपिटल बोन, लोअर ऑक्सीपिटल बोन। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पहला बर्तमान पढ़ा स्ट्रोक बाइट, इसी को हमने बोल दिया नेवस सिंप्लेक्स, इसी को बोल दिया टेंजिलेक्टेटिव नेवी, इसी को बोल दिया एंजल किस। क्या होता है इसके अंदर, पेल पिंक कलर याद रखना, पेल पिंक और रेड डायलेटेड ब्लड कैपिलरीज होती है। कहाँ पे अपियर होती है, या तो फोरहेड पे होगी, नोज पे होगी, या लोअर ऑक्सीपिटल बोन पे होगी। तो ये इसको हमने क्या बोल, इसी को हम बोल देंगे स्ट्रोक बाइट। जो लास्ट बॉक्स बना के लिख लीजिए इनका डिसअपियरेंस टाइम, कब डिसअपियर हो जाता है, ये होता है डिसअपियर 2 ईयर पे, यानी कि 2 साल की उम्र में जो ये बर्थ मार्क है ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे जगह नहीं है, बॉक्स बना के लिख सकते हैं। और एक और जो चीज इसमें लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा ये अपीयर कब होता है, ठीक है, जब बेबी क्राई करता है तब ज्यादा उसमें देखने को मिलेगा, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप बोलेगा एक न्यूबॉर्न बेबी वो क्राई कर रहा है, और उसके अंदर वहां पे उसके फोरहेड नोज और लोअर ऑक्सीपिटल बोन पे, या फिर एक ही दो फाइंडिंग दे देगा, फोरहेड और नोज पर वहां पे रेड साइन देखने को मिल रहा है, पेल पिंक और रेड डायलेटेड ब्लड कैपिलरीज देखने को मिल रहा है। तो ये किस टाइप की बर्थ मार्क को शो कर रहा है, दैट इज स्ट्रोक बाइट या नेवस सिंप्लेक्स। दैट इज द फर्स्ट, हमने डिस्कस लिया बर्थ मार्क। अब बात करते हैं हम सेकंड, बस इतना ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बस प्लेस पढ़ना है, कलर पढ़ना है, उनका नाम पढ़ना है। सेकंड बर्थ मार्क की बात करें दैट इज द नेवस, नेवस। आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है लेकिन इट इज टोटली वर्थ इट। नेवस फ्लेमस इसको बोलते हैं। जब मैं पीडियाट्रिक डिस्कस करवाऊंगा तो अलग से आपको इस क्लास का रेफरेंस दे दूंगा, तो यहाँ पे आके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अलग से हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो कमेंट पे डिसाइड करेगा कि आने वाली क्लास जो हम किस तरीके से जो है डिस्कस करेंगे। तो नेवस फ्लेमस है, इसी को हमने क्या बोलते हैं, दैट इज द पोर्ट वाइन स्टेन। अगेन हम जो है कलर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखा हमने क्या वर्ड लिखा है, एक, हाँ यहाँ पे हमने जो वर्ड लिखा है ये जो वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज द डायलेटेड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे डायलेटेड आपको एक वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ये क्या होगी, नॉन इलेवेटेड होती है, यानी कि स्किन के ऊपर ये इलेवेटेड नहीं दिखाई देती है। ठीक है, नॉन इलेवेटेड इसको हम बोलते हैं, नॉन इलेवेटेड। अब जो कलर आएगा वो याद रखना, डार्क रेड, डार्क रेड टू पर्पल, यानी कि ये दोनों ही कलर इस बर्थ मार्क में देखने को मिल सकते हैं। डार्क रेड टू पर्पल कलर का अपीयरेंस वहां पे देखने को मिलेगा, और वहां पे डेंस एरिया हो जाएगा इस कलर का, डेंस एरिया ऑफ स्किन। ये लैंग्वेज इसी तरीके से पूछेगा एग्जाम में, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ डेंस एरिया ऑफ स्किन। क्वेश्चन पूछ लेगा नॉन इलेवेटेड डार्क रेड टू, डार्क रेड या पर्पल कलर का डेंस एरिया स्किन का, तो वो कौन से बर्थ मार्क को शो कर रहा है, दैट इज द, यहाँ पे पर्पल कलर है यहाँ पे, इसलिए इसको पोर्ट वाइन स्टेन बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो है, अब इसमें से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो मैं जितना ही कंटेंट में लिखा रहा हूँ सारे एमसीक्यू है।
क्वेश्चन आता है कि जो नेवस फ्लेमस है वो होता क्यों है। यहाँ पे अगर पूछ ले आपको ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि वहाँ की ब्लड कैपिलरीज है इस एरिया की, वो डायलेट हो जाती है। अब ये पूछ ले कि आपको ये क्यों होता है, नेवस फ्लेमस क्यों होता है, तो आपको वहां पे आंसर करना है जो कैपिलरीज है वहां पे डायलेट हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर ग्रोथ हो जाएगी, ओवर ग्रोथ ऑफ कैपिलरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ओवर ग्रोथ ऑफ कैपिलरीज अंडर एपिडर्मिस, अंडर एपिडर्मिस, ये रीजन जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वहां पे देखने को मिलता है। अब आप पूछोगे इसमें कौन सी जगह होती है, एरिया बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, लेकिन जो याद रखना आपको नॉन इलेवेटेड एरिया याद रखना, नॉन इलेवेटेड होगा, डार्क रेड टू पर्पल कलर होगा, कैपिलरीज की ओवर ग्रोथ की वजह से होगा। अब जो इम्पोर्टेंट है, अगर मैं पूछूं इस पूरे उसके अंदर अगर मैं बोलूं इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो दूसरा बर्थ मार्क पढ़ रहे हैं हम, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, ये डिसअपियर कब होता है, अगर आपको पूछ ले कि ये डिसअपियर कब होगा, ये जो बर्थ मार्क है ये डिसअपियर कब होता है, अब आपको आंसर करना है कि ये जो अब जो बर्थ मार्क है डिसअपियर, नेवर डिसअपियर, स्पॉन्टेनियस तो नहीं होगा, यानी कि अपने आप जितने भी बर्थ मार्क है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो ये बर्थ मार्क की अगर हम बात करें, नेवर डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली, यानी खुद से डिसअपियर नहीं होता। तो अब इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा बर्थ मार्क है जिसके अंदर हमें कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है, मे रिक्वायर, जो पहले जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते थे उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मे रिक्वायर कॉस्मेटिक सर्जरी, बस यही लाइन आपको एग्जाम में देखा कि ऐसा कौन सा बर्थ मार्क है जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप जो खुद ठीक नहीं होता और उसमें सर्जरी करनी पड़ती है, दैट इज द सेकेंड वन, जिसको हमने बोला नेवस फ्लेमस या पोर्ट वाइन स्टेन। ठीक है, पोर्ट वाइन, इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर हमने कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं किया और ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, मलिग्नेंस के अंदर, मलिग्नेंसी के अंदर, क्योंकि वहां पे हम क्या देख रहे हैं, ओवर ग्रोथ हो रही है कैपिलरीज की, और टाइम के साथ में हमने ट्रीट नहीं किया तो ओवर ग्रोथ की वजह से वहां पे मेलिग्नेंसी वहां पे देखने को मिल सकता है। दिस इज अगेन एमसीक्यू। हमने बात कर ली दो बर्थ मार्क के बारे में। नेक्स्ट बर्थ मार्क हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द नेवस वेस्कुलोसिस, दैट इज थर्ड वन, दैट इज नेवस वेस्कुलोसिस, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने भी कैंडिडेट है अपने घर में या छोटे बेबी होते होंगे, न्यूबॉर्न बेबी, वो सारे जब मैं इमेज बेस आपको करवाऊंगा अभी, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने ये सारे साइन जो है नोटिस करे हैं बेबी के अंदर। ठीक है, इजीली आपके लिए याद, बस आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है, आपको इमेज बेस थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नेवस वेस्कुलोसिस को हमने क्या बोल दिया, स्ट्रॉबेरी मार्क। इनके अलग अलग नाम भी आपको याद रखने हैं, पहले वाले का नाम क्या था, एंजल किस हो गया। ठीक है, दूसरे वाले का नाम हमने बोला पोर्ट वाइन स्टेन बोल दिया, और तीसरे वाले को हमने बोला स्ट्रॉबेरी मार्क। ठीक है, स्ट्रॉबेरी मार्क, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब जो पहले इसके अंदर जो देखने को मिलेगा, इलिवेटेड कैपिलरीज देखने को मिलेगी, इलिवेटेड कैपिलरीज, इलिवेटेड कैपिलरीज, इलिवेटेड कैपिलरीज सेकंड वाले में भी देखने को मिलेगी। अब इसमें जो है आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, मेनली जो रीजन होगा वो कौन से रीजन पे देखने को मिलेगी, हेड रीजन पे, ये सारे नोट से लिख लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेनली रीजन, यानी कि कौन से प्लेस पे, कौन से बेबी के कौन से पार्ट पे देखने को मिलेगी, हेड रीजन पे देखने को मिलती है। और ये क्योंकि ये कैपिलरी एलिवेटेड होती है तो कौन सा अपीयरेंस देती है बेबी को, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस, डिसअपीयर वाला टाइम सबका याद रखना है आपको, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देती है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये डिसअपीयर कब होता है, बर्थ मार्क है तो बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है, और डिसअपीयर कब होता है, दैट इज 7 to 9 ईयर पे ये क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब डिसअपीयर होता है, 7 to 9 ईयर्स। अब 2 से 3 हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, 3 हमने कर लिया बर्थ मार्क, फोर्थ हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द मेलिया। इसकी लैंग्वेज में से या फिर इमेज बेस, दोनों ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, थ्योरी भी पूछा जाता है इसका, और पहले नोट सेट में पूछा भी गया, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इसका आईबीक्यू अगर हम बोले तो वो भी पूछा जाता है। तो मेलियम किसको बोलते हैं, अब इसका अपीयरेंस आपको याद रखना है, वाइट, वाइट पिन पॉइंटेड जो डॉट है वहां पे, व्हाइट पिन पॉइंटेड स्पॉट जो है
कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आइदर नोज, हाईलिड एंड चिक्स पे प्रेजेंट होते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल या इंपॉर्टेंट है, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, चिक्स पे प्रेजेंट होते हैं। कारण सबका आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों होता है मेलिया। जो आपका सीबेसियस ग्लैंड है, दैट इज सीबेसियस ग्लैंड है, उसका सिक्रेशन है, उसका डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिपोजिशन। उसके डिपोजिशन की वजह से। अब हम बात करें तो डिसअपियर कब होता है? डिसअपियर का अगर हम टाइम देख ले, जैसे रेफ्लेक्सेस हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक के अंदर, उसकी हम सेपरेट क्लास लेके आएंगे, तो उनका डिसअपियर का टाइम पूछता है एम्स के अंदर कि मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है। वैसे इनके अंदर इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर डिसअपियर जितना इंपॉर्टेंट है उनका प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1 मंथ पे डिसअपियर हो जाता है या फिर 15 डेज। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है 1 मंथ को, सेकंड प्रायोरिटी देनी है 15 डेज को। ठीक है, लास्ट जो बचा है वो डिस्कस कर लेते हैं मेलिया के बाद में। दैट इज फिफ्थ वन, मंगोलियन स्पॉट। दैट इज मंगोलियन स्पॉट क्या होता है? ये तो इजीली आप जो बेबी है, आपके न्यूबॉर्न बेबी है आपके फैमिली के अंदर, वहाँ उसमें देख सकते हैं। तो वहां पे आप देख पा रहे हो उसके जो बटक्स रीजन है, यानी कि जो बटक्स या लोअर सेक्रल जो रीजन है, वहां पे ब्लूइश या ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन आप देखते हैं। ब्लूइश ब्लैक कलर डिस्कलरेशन जो आप वहां पे, या फिर इसको डिस्कलरेशन की बजाय हम बोल सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। जब हम इसकी इमेज बेस अभी डिस्कस करेंगे तो आप इजीली वहां पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ब्लूइश ब्लैक कलर या हाइपर पिगमेंटेटेड एरिया देखने को मिलता है कौन से एरिया पे? दैट इज द लंबर डोर्सल एरिया, लंबर डोर्सल एरिया या फिर बटक्स एरिया। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको याद रखनी है। ये तो आप जब इमेज बेस दिखाऊंगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपकी जो फैमिली के अंदर न्यूबॉर्न है, तो वहाँ पे इन्फेंट है उनके अंदर देखने को मिलता है मंगोलियन स्पॉट। ये क्यों होता है इसका रीजन भी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन आपको पता है। जब भी हाइपर पिगमेंटेशन होता है वो तो उसमें कौन सा सेल जो है इन्वॉल्व होती है? दैट इज द मिलेनोसाइट्स, जो मिलेनिन का सिक्रेशन ज्यादा कर देती है। ठीक है, मिलेनिन का सिक्रेशन ज्यादा करने की वजह से वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। और डिसअपियर अगेन यहाँ पे बॉक्स बना के लिखते हैं। डिसअपियर अगर हम बोले तो ये कब होता है? दैट इज 1 to 2 ईयर पे ये डिसअपियर हो जाता है बर्थ मार्क। और द लास्ट वन जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये इसके बाद में आपके जो कंप्लीट जो है बर्थ मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। दैट इज द हार्लिक्विन कलर चेंज। हार्लिक्विन कलर चेंज, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक वर्ड होता है दैट इज द हार्लिक्विन साइन। ठीक है, इससे आपको इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना। हार्लिक्विन साइन अलग होता है, हार्लिक्विन कलर चेंज की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हार्लिक्विन साइन या डिजीज जो अलग होती है। अब इसमें क्या होगा हार्लिक्विन कलर साइन में? दैट इज इमेज बेस, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या आएगा? थ्योरी नहीं आएगा, इसका क्या आएगा? इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो बेबी है उसकी हाफ साइड की जो बॉडी, आइदर राइट और आइदर लेफ्ट, हाफ साइड और बॉडी किस तरीके का अपीयरेंस वहां पे देखने को मिलेगा? डार्क रेड। वहां पे बेबी का जो किस तरीके डार्क रेड या फिर पिंक कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो हाफ, जो रिमेनिंग जो हाफ बॉडी है वो कैसी देखने को मिलेगी? दैट इज नॉर्मल। जिसको हमने क्या बोल दिया? हार्लिक्विन कलर चेंज। सो अब हमने इतना डिस्कस क्यों करा इस क्वेश्चन को लेके, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक तो इसमें से इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दूसरा, नॉर्मल पीडियाट्रिक के अंदर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की रिफ्लेक्सेस पढ़ते हैं तो बर्थ मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे बर्थ इंजरी इंपॉर्टेंट है तो बर्थ मार्क इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इनका इमेज बेस में डिस्कस करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में कौन सा पूछ सकते हैं। अब साथ साथ में आपको थ्योरी देखते हुए चलना है। दैट इज द नेवस सिंप्लेक्स। अब आप नेवस सिंप्लेक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आप पिछले नोट्स में जाएंगे और देखेंगे तो हमने नेवस सिंप्लेक्स के बारे में लिखा था। जो नेवस सिंप्लेक्स है, अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ नेवस सिंप्लेक्स हमने क्या कहाँ स्टडी करा था। दैट इज नेवस वेस्कुलोसिस, नेवस फ्लेमस, दैट इज मेलिया, मंगोलियन जो
वेट करिए, हम देख लेते हैं हमने नेवस सिंप्लेक्स के बारे में क्या फाइंडिंग जो है यहाँ पे डिस्कस करी थी। ठीक है, हमने पहला बर्थ मार्क डिस्कस किया था, दैट इज द स्ट्रोक बाइट या नेवस सिंप्लेक्स, इसको हमने बोला था, इसी को बोला था टेंजिलेक्टेटिव नेवी या एंजल केस। इसमें हमने क्या बोला था, पेल पिंक अपीयरेंस कैसा होगा, पेल पिंक होगा, रेड होगा, डायलेटेड कैपिलरीज होगी, कहाँ पे देखने को मिलेगी, फोरहेड, दूसरा नोज, तीसरा लोअर ऑक्सीपिटल बोन। अब इस इमेज को देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे ये फोरहेड है, यहाँ पे रेड डायलेटेड ब्लड कैपिलरीज देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब क्यों मैंने इतना प्लेस इंपॉर्टेंट बताया, ऐसे आप इंजरी को, बर्थ मार्क को पहचान नहीं पाओगे। अगर आपको पता होगा कि कौन से एरिया पे जो प्रेजेंट होती है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये क्या है, नेवस सिंप्लेक्स, इसी को हमने क्या बोल दिया, एंजल, इसी को हमने क्या बोला था, एंजल किस, या इसी को बोला था टेंजिलेक्टिया नेविस। ठीक है, तो ये इतने सारे नाम हमने पढ़ा था, इतना मैंने बार बार बोल रहा था कि कलर और प्लेस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस तरीके से आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर ऐसी इमेज दे दे आपको जिसमें फोरहेड पे इस तरीके का मार्क हो, ठीक है, नोज पे हो, या फिर ऑक्सीपिटल, ये बेबी का फोरहेड, पोस्टीरियर हेड है ऑक्सीपिटल पे, तो इसको हमने क्या बोला, नेवस सिंप्लेक्स। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने पढ़ा था सेकंड, क्या पढ़ा था, दैट इज नेवस फ्लेमस, इसको हमने बोला था दैट इज नेवस फ्लेमस। और इसका दूसरा नाम अगर आपको पता होगा तो हमने पढ़ा था दैट इज पोर्ट वाइन स्टेन, पोर्ट वाइन स्टेन। और यही इमेज हमारे एग्जाम में, हमारी क्वेश्चन में पूछी गई, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछी गई। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं नॉन इलेवेटेड डार्क पर्पल रेड टू पर्पल कलर, यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल और रेड का अपीरियंस है इस तरीके से, यहाँ पे इसके इस तरीके का अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, क्योंकि यहाँ पे इलेवेटेड नहीं, तो आप देख पा रहे हैं कि स्किन के अंडर में ये जो डिस्कलरेशन आपको देखने को मिल रहा है, इसको हमने बोला दैट इज द नेवस फ्लेमस या पोर्ट वाइन स्टेन। दैट इज इमेज बेस में अगर मैं बोलूँ दैट इज वेरी वेरी हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, 200% चांस है कि अगर इमेज बेस पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, तो पोर्ट वाइन स्टेन का बेबी जो दूसरा बर्थ मार्क हमने फर्स्ट ये डिस्कस किया, सेकंड सेकंड है, दिस वन इज द थर्ड वन। हमने इसके बारे में क्या डिस्कस किया था, इसको हमने क्या बोला था, नेवस वेस्कुलोसिस। कैसे याद रखो कि वेसल्स से, वेसल्स जो होती है डायलेटेड हो जाती है, कैपिलरीज एलिवेटेड, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था दैट इज एलिवेटेड। क्या वर्ड यूज किया था, एलिवेटेड होती है, इसके अंदर जो कैपिलरीज वो एलिवेटेड हो जाएगी, और जो अपीयरेंस कैसा देगा, स्ट्रॉबेरी की तरह अपीयरेंस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज द स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस वहां पे देखने को मिल रहा है। इसको हमने क्या बोला, दैट इज द नेवस वेस्कुलोसिस, या इसी को हमने बोल दिया स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी मार्क। ठीक है, तीनों इमेज क्लियर है। फोर्थ वन जो मैं बार बार बोल रहा था कि आप जो, फोर्थ वन हमने मीलिया डिस्कस करा था, सॉरी यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे लगा देते हैं, दैट इज द फिफ्थ वन। मीलिया जब न्यूबॉर्न बेबी होता होगा, आप घर पे देखते होंगे, वहां पे देख पा रहे इस तरीके की इमेज देखा, ये नोज पे ये इस तरीके से आपको व्हाइट 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 डॉट देख रहे हैं, आईज आईलिड पे देखने को मिल रहे हैं। आप इनको जूम करके देखोगे तो ये व्हाइट व्हाइट डॉट इस तरीके से देखने को मिलता है। इनका रीजन कहाँ है, पिन पॉइंटेड व्हाइट डॉट कहाँ पे अपीयर होते हैं, आपके नोज पे, आईलिड पे या चिक पे, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोला मेलिया, इसको हमने बोला मेलिया। कब डिसअपीयर होता है, एक 15 दिन से एक महीने के अंदर अंदर ये डिसअपीयर हो जाता है। अब मैं फिफ्थ वन की बात कर रहा हूँ कि आपने न्यूबॉर्न, आपके घर में न्यूबॉर्न होगा तो आपने देखा होगा उसके बटक्स रीजन पे इस तरीके का जो है ब्लू, हो सकता है थोड़ा सा लाइट हो, थोड़ा सा डार्क हो सकता है, डिपेंड करता है, वेरी करता है। लेकिन इसको हमने क्या बोल दिया था, दैट इज द मंगोलियन स्पॉट, इसको हमने बोला दैट इज द मंगोलियन स्पॉट। ठीक है, फिफ्थ बर्थ मार्क हमने डिस्कस कर लिया। इसके बारे में क्या बोला था कि ब्लूस या ब्लैक हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है डोर्सल रीजन या लंबोसेक्रल रीजन पे या बटक्स रीजन पे, इसको हमने बोला मंगोलियन। अब पढ़ते हैं हार्लिनियन कलर चेंज। हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि बेबी का जो हाफ जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, रेड हो जाएगी या पिंक कलर की हो जाएगी, लेकिन हाफ जो बॉडी है वो क्या कैसी रहती है, नॉर्मल रहती है। तो इस तरीके का डबल कलर शेड आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्लीट इमेज के अंदर, दैट इज द हार्लिक्विन कलर चेंज। अब जो मैंने एक चीज बोली थी कि हार्लिक्विन कलर चेंज को हार्लिक्विन डिजीज या हार्लिक्विन साइन से आपको आइडेंट जो है वो नहीं करना है, दैट इज द हार्लिक्विन बेबी, इसको हम बोलते हैं हार्लिक्विन बेबी। ये इमेज इसमें पूछा जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
हार्लिक्विन बेबी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें इस तरीके से स्किन इस तरीके से हो जाती है बेबी की, दैट इज द हार्लिक्विन साइन है, हार्लिक्विन बेबी। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज द हार्लिक्विन कलर चेंजेस। तो दिस इज द ऑल अबाउट द बर्थ मार्क्स जो हमने डिस्कस करा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि ये जो शो है बर्थ मार्क एक कौन सा है, अगेन हम इजिली हम आंसर कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद में, दैट इज द ऑप्शन बी, नेवस फ्लेमस, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन करे हैं, जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, जितना भी स्लाइड पे जितनी भी लाइंस मैंने लिखी है, दैट इज हर एक एक एमसीक्यू है। आपको सारा नोट्स बनाना है, आप कितना भी देख लो, 10 बार इस वीडियो को देख लोगे आपको याद नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको इसका नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। और जितना वर्ड में यूज कर रहा हूँ, जितनी इमेज में आपको शो कर रहा हूँ, इनके रीजन ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है अपने नोट्स के अंदर। और प्लीज शेयर द क्लास। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अर्ली कोड क्लैंपिंग। ऑप्शन ए, प्रीमेच्योर बेबी, ऑप्शन बी, मल्टीपल गेस्टेशन, ऑप्शन सी, एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, ऑप्शन डी, एनीमिक न्यूबॉर्न बेबी। तो क्वेश्चन क्या है कि जो हम कोड क्लैंपिंग करते हैं वो दो टाइप की होती है। अगर हम कोड क्लैंपिंग की बात करें, दैट इज अ कोड क्लैंपिंग, तो दो टाइप से हम कोड क्लैंपिंग करते हैं। एक अर्ली केस में हमें करना होता है, एक डिलेड कोड क्लैंपिंग हमें करना होता है। तो अर्ली कब करते हैं, डिलेड कब करते हैं, कोड क्लैंपिंग किसको बोलते हैं, इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू जो पूछे जा सकते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि नोट सेट लेवल पे अम्लाई कोड से 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन था हमने पहले की सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं कि कोड प्रोलेप्स का क्वेश्चन इधर आ सकता है, वार्टन जेली का आ सकता है, ड्राई हो गई उसका नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था नोट सेट में, अम्लाइकल कोड इस तरीके से, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें अम्लाइकल कोड इस तरीके से बाहर आ गई है, प्रोड्यूस होकर बाहर आ गई थ्रू द वेजाइना। नेक्स्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है, ये हमने क्वेश्चन पहले नोट सेट सीरीज में कर रखा है डिस्कस, कि नोट सेट किस तरीके की क्वेश्चन लाता है। तो उसमें क्या करेंगे हम इसको सेलाइन इसके ऊपर कंटिन्यूसली पोर करेंगे, इसको ड्राई होने से प्रिवेंट करना है, ठीक है। इसको ह्यूमिडिफाई करके रखेंगे ताकि ये जो है ड्राई नहीं हो। ड्राई होने की वजह से क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज जो है इसके अंदर, ब्लड वेसल जो है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और फिटल सर्कुलेशन कम हो जाएगा और फिटल डेथ हो जाएगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो नॉर्सेट 7 हुआ है, नॉर्सेट 7 मेंस में, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन अम्लाइकल कोड का यही क्वेश्चन आया था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अम्लाइकल कोड, जिसके अंदर ये भी ऑप्शन था कि 2 अम्लाइकल आर्टरी होती है और 1 अम्लाइकल वेन होती है, या फिर 2 अम्लाइकल वेन होती है, 1 अम्लाइकल आर्टरी होती है, इसकी लेंथ होती है। इस तरीके से 4 स्टेटमेंट थे, आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में करेक्ट है। तो कंप्लीट हम डिस्कस कर लेते ताकि कोई डाउट रहेगा ही नहीं आपको कि अम्लाइकल कोड के बारे में, अम्लाइकल कोड से रिलेटेड या इससे रिलेटेड क्या उसके अंदर डाउट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अम्लाइकल कोड के बारे में। अगेन जो हमने 5, ये 5th क्वेश्चन हमारा हाईली हाईली इंपॉर्टेंट जो हमने टॉपिक इसके अंदर कवर करें। तो अम्लाइकल कोड का बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबको पता है अम्लाइकल कोड का दूसरा नाम हम बोलते हैं इसको, दैट इज द बर्थ कोड। इसी को हमने क्या नाम दिया, दैट इज द बर्थ कोड भी हम इसको बोलते हैं, या फिर इसी को हमने बोल दिया फ्यूनिस, इसी का नाम है फ्यूनिस, या इसी को हमने बोल दिया दैट इज ओम्फेलॉन। ठीक है, कितने नाम हो गए, फर्स्ट सेकंड तीन, तीनों ही नाम याद इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके इन्फ्लामेशन को हम अलग अलग नाम दे, ओम्फिलाइटिस, फिनिसाइटिस, ये अलग अलग हम नाम लेते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। पहला हमने डिस्कस कर लिया पहला नाम क्या, दूसरा हम बोलते हैं कि इसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है। अगर अम्लाइकल कोड की नॉर्मल लेंथ की बात करें तो ये कितनी होती है, दैट इज 45 सेंटीमीटर, दैट इज 45 सेंटीमीटर। तो अगर लॉन्ग कोड है तो आपको 50 सेंटीमीटर से उसका चला जाएगा, 100 सेंटीमीटर तक वो चली जाती है, और इससे 20 सेंटीमीटर से कम शॉर्ट कोड हम उसको बोल देते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जो नोट सेट में ईएसआईसी में सब जगह क्वेश्चन पूछा गया है और आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, कितने एग्जाम से क्वेश्चन पूछा आ रहा है, दैट इज अम्लाइकल कोड के अंदर कितनी आर्टरीज और कितनी वेन होती है। तो टोटल अगर हम बात करें कि 3 ब्लड वेसल्स होती है अम्लाइकल कोड के अंदर, कितनी होती है, दैट इज 3 ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी होती है, दो होती है आपकी अम्लाइकल आर्टरी और एक होती है अम्लाइकल वेन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने एग्जाम हो गए सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है, वहां पे कंफ्यूजन देखने को मिलता है। आर्टरी दो होती है, वेन एक होता है, ये आपको याद रखना है। अब जो नया एमसीक्यू इसके अंदर से क्या पूछा जा सकता है, नया एमसीक्यू से पहले एक और चीज बात कर लेते हैं। पूरी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें,
अगर पूरी बॉडी की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके अंदर होता है? आर्टरीज के अंदर। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके अंदर होता है? वेन के अंदर। लेकिन पूरी बॉडी में या फिर टोटल ऑल ओवर हम देखें तो 2 एक्सेप्शन है, यानी कि एक्सेप्शन का मतलब क्या है? अपवाद। 2 अपवाद ऐसे हैं जिसमें उल्टा होता है। तो हम पहले अपवाद की बात करें तो अम्लाइकल जो वेसल्स होती है या अम्लाइकल आर्टरी होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें अम्लाइकल वेन के अंदर क्या देखने को मिलता है? दैट इज ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे उल्टा होता है। पूरी बॉडी में आपको सबको पता है आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन में बोले तो यहाँ पे एक्सेप्शन है ये। तो अम्लाइकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होगा और अम्लाइकल वेन में ऑक्सीजनेटेड होता है। और इसके अंदर एक्सेप्शन, ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन कहाँ देखने को मिलता है? कमेंट करिए। दूसरा एक्सेप्शन देखने को मिलता है दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये सबको पता है। पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है? दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये 2 एक्सेप्शन है, बाकी पूरी बॉडी में जो है आर्टरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होता है, बाकी इसमें उल्टा होता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका लेंथ क्या होती है, कितनी वेसल्स होती है। अब जो नया एमसीक्यू में बात कर रहा था, तो ये कब है? एट बर्थ पे हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं एट बर्थ पे पूछ ले आपको, ठीक है, एट बर्थ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि एट बर्थ में अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती है? दैट इज 3 ब्लड वेसल्स, 2 अम्लाइकल आर्टरी, 1 अम्लाइकल वेन। लेकिन एक यहाँ पे नोट लगा कि अपने नोट्स के अंदर एक चीज मेंशन कर लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी न्यू एमसीक्यू हो सकता है, कि जब हम प्रेगनेंसी के अंदर बिफोर 4 मंथ की अगर हम बात करें, आफ्टर 4 मंथ तो हमने पढ़ लिया कि कितनी ब्लड वेसल्स होती है, लेकिन बिफोर 4 मंथ यानी कि 4 मंथ से पहले की प्रेगनेंसी है, तो वहां पे जो अम्लाइकल कोड है, अम्लाइकल कोड उसके अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती है? दैट इज 4 ब्लड वेसल्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। कितनी ब्लड वेसल्स होती है? 4 ब्लड वेसल्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है। तो कौन कौन सी होती है? 2 तो होती है आपकी अम्लाइकल आर्टरी और 2 होती है आपकी अम्लाइकल वेन। अब ऐसा क्यों होता है कि जो एट बर्थ पे होता है वहां पे अम्लाइकल वेन जो है वहां पे ब्लड वेसल जो है 3 रह जाती है। अब क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि कौन सी वेन, कौन सी ब्लड वेसल जो डिसअपियर हो जाती है आफ्टर 4 मंथ। ठीक है, तो 4 मंथ पे अगर मैं बात करूं, जैसे ही प्रेगनेंसी 4 मंथ या 4 मंथ को क्रॉस करती है, तो वहां पे एक ब्लड वेसल जो डिसअपियर हो जाती है दैट इज द राइट। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि कौन सी ब्लड वेसल डिसअपियर होती है? राइट अम्बलाइकल वेन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तब 4 मंथ के बाद हम बोलते हैं कि 3 ब्लड वेसल्स है, लेकिन 4 मंथ से पहले 4 ब्लड वेसल्स होती है, 2 अम्लाइकल आर्टरी, 2 अम्लाइकल वेन होती है। कौन सी जो है इसको हम बोलते हैं RUV, राइट अम्लाइकल वेन जो है डिसअपियर हो जाती है। ये न्यू एमसीक्यू हो सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम और बात कर लेते हैं। अम्लाइकल कोड पे एक विशेष टाइप की जेली प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वाहरटन जेली। दैट इज कॉल्ड वाहरटन, वार्टन्स जेली। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी जेली होती है? वार्टन जेली होती है। इसका काम क्या होता है? इसी से रिलेटेड नोटशेट में एमसीक्यू पूछा गया था। ये क्या करके रखती है? जो अम्लाइकल कोड है, ठीक है, उसको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। उसके अम्लाइकल कोड के चारों तरफ एक जेली होती है जिसको प्रोटेक्शन या इंसुलेशन या फिर ह्यूमिडिफाई करके रखती है, इंसुलेटिंग जिसका वर्क होता है अम्लाइकल ब्लड वेसल्स को, ताकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से डायलेटेड रहे और फीटल को जो ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अम्लाइकल कोड, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अम्लाइकल कोड कटिंग, ठीक है। अब इसका इमेज बेस आप अभी हमने यहाँ पे मैंने डालना जो है थोड़ा मिस हो गया, आप जाके देख सकते हैं कि अम्लाइकल कोड कटिंग की जो सूचर होती है वो कैसी होती है, एपिसोटोमी सूचर कैसी होती है, दोनों जाके आपको सर्च करके देखना अम्लाइकल कोड कटिंग सूचर और इसको मायो सीजर और एपिसोटोमी सीजर किस तरीके से देखने को मिलती है। अब अम्लाइकल कोड कटिंग की बात करें तो बेस्ट आंसर पूछ ले कि आपको अम्लाइकल कोड की कटिंग कितने ड्यूरेशन पे करना है। क्वेश्चन देगा आपको कि 2 से 3 मिनट पे करना है, 5 मिनट पे करना है, आफ्टर पल्सेशन करना है, तो बेस्ट आंसर बोले दैट इज द बेस्ट आंसर। नोट सेट में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट कौन सा है। अगर बेस्ट आंसर पूछे कि अम्लाइकल कोड की कटिंग कब करनी है, कब करना है, दैट इज द बेबी जब बर्थ हो गया, कट द अम्लाइकल कोड, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं UC। अम्लाइकल कोड को कब कट करना है? आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पल्सेशन,
यानी कि उसमें बीट जैसा पल्सेशन देखने को मिलता है। वो पल्सेशन शो कर रहा है कि अभी भी जो है बेबी में ब्लड ट्रांसफर हो रहा है आफ्टर स्टॉपेज ऑफ पल्सेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अम्बिलिकल कॉर्ड का कटिंग कब करनी है? जब जो पल्सेशन है अम्बिलिकल कॉर्ड में वो स्टॉपेज हो जाए, ठीक है। या फिर आपको टाइम पूछ ले, अगर आपको इस तरीके से लैंग्वेज नहीं दे टाइम पूछ ले तो बेस्ट टाइम पूछ ले, तो विद इन 5 मिनट के अंदर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करनी होती है, विद इन 5 मिनट। और एग्जैक्ट पूछ ले अगर इसमें भी, तो 2 to 3 मिनट आपको आंसर करना है। 2 to 3 मिनट्स जो है आपको इसका आंसर करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग में इतना टाइम क्यों लेते हैं? दिस इज अगेन एमसीक्यू। इतना टाइम इसलिए लेते हैं क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 80 to 100 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। 80 to 100 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। तो इतना टाइम हम वेट करेंगे ताकि जो 80 to 100 ml ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाए न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। जो बेबी अभी भी डिलीवर हुआ है, ये ब्लड जो ट्रांसफर टू न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाए। किससे प्रिवेंट करवाता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया से। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। इससे क्या करवाता है? प्रिवेंट करवाता है। इसलिए हमें वेट करना है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग से पहले, पाँच विद इन 5 मिनट या 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। 80 to 100 ml ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वार्टन जेली हमने डिस्कस कर लिया, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग है वो किस तरीके से, क्लैंपिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग में, कटिंग करने से पहले हम क्लैंप करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो मान लीजिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? दैट इज द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। दैट इज न्यूबॉर्न बेबी। और ये हम बात कर रहे हैं दैट इज प्लेसेंटा। इस तरीके से न्यूबॉर्न और प्लेसेंटा के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड आपकी प्रेजेंट होती है, दैट इज आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड। अब मैं इसको थ्योरेटिकली अगर मैं लिखूं, तो फर्स्ट क्लैंप कब करना है? फर्स्ट क्लैंप कितनी ड्यूरेशन, कितने डिस्टेंस पे करना है? जो फर्स्ट क्लैंप होगा आपका, वो न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका अम्बिलिकस वाला जो एरिया है उससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे करना है, 5 सेंटीमीटर अवे। फर्स्ट क्लेम करेंगे 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी अम्बिलिकस। जो अम्बिलिकस रीजन है उससे एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर हम जो है मेजर करेंगे और वहां पे जो है फर्स्ट क्लैंप लगा देंगे। मान लीजिए ये न्यूबॉर्न है, इससे 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे जो है मेजर किया और पहला क्लैंप यहाँ पे लगा दिया 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब बात करते हैं सेकंड क्लैंप हम कहाँ लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए अपोजिट करके दे सकता है। सेकंड क्लैंप कहाँ लगाएंगे? जो हमने फर्स्ट क्लैंप लगाया है उससे 2.5 सेंटीमीटर अवे, 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट क्लैंप। तो अब इसका डायग्रामेटिक देखते हैं। न्यूबॉर्न से 5 सेंटीमीटर में हमने क्या लगाया? फर्स्ट क्लैंप। और फर्स्ट क्लैंप से 2.5 सेंटीमीटर पे हमने क्या लगा दिया? दैट इज द सेकेंड क्लैंप। ये ड्यूरेशन कितना है? दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर किसके बीच में? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। टोटल पूछ लिया आपको सेकंड क्लेम, इस तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए पूछ लेगा न्यूबॉर्न से सेकंड क्लेम कितनी डिस्टेंस पे लगाते हैं? देख 5 और 2 7, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर पे। अब जो क्लेम करना है, अब आपको कट कहाँ करना है? इन दोनों क्लेम के बीचों बीच आपको क्या करना है? अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करनी है, ठीक है। बाद में क्या करना है आपको? अम्बिलिकल कॉर्ड कट करना है बिटवीन टू क्लैम्प्स। ये क्लेम्स हमने लगा दिए और उसके बाद में हमने क्या करा? यहाँ इसके बीचों बीच अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने कट कर दिया। कब करना है? आफ्टर पल्सेशन स्टॉपेज के बाद में हम इसको कट करते हैं। और इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वाटन जेली हमने डिस्कस कर लिया, और हम इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, मान लीजिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड है इस तरीके से, बेबी मान लीजिए बेबी है या अब्डोमेन है और इसका अम्बिलिकस एरिया इस तरीके से जुड़ी रहती है। अब जो हमने पूरा नहीं कट करते, कुछ पार्ट जो हम बेबी के यहाँ पे, जो ये अब्डोमेन है और ये अम्बिलिकस है, कुछ इस तरीके से बचा हुआ पार्ट रह जाता है। जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप, ठीक है। किसको बोलते हैं? रिमेनिंग पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर कटिंग। इसको हमने क्या बोल दिया? स्टंप। सबको पता है, जैसे एम्पुटेशन में भी स्टंप बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं आफ्टर कटिंग के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप।
अब जो दो वर्ड है इसको बताने के पीछे का रीजन ये है, अब दो वर्ड आपको यहाँ पे देख के जाने हैं कि क्या इसका डिफरेंस होता है। फर्स्ट वन इज दैट इज ओम्फिलाइटिस। ओम्फेलाइटिस किसको बोलते हैं, और सेकंड वन इज फ्यूनिसाइटिस किसको बोलते हैं। ठीक है, हमने नाम पढ़े थे कि अम्लाइकल कोड के तीन नाम होते हैं, बर्थ कोड इसको बोलते हैं, ओम्फिलॉन बोलते हैं, फ्यूनिस बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं ओम्फिलाइटिस किसको बोलेंगे, जो ये स्टंप बच गया है, यानी कि इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ अम्लाइकल कोड स्टंप, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है अगर इसका इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम इसको बोलते हैं ओम्फिलाइटिस। लेकिन अम्लाइकल कोड के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, ये तो स्टंप है, और अम्लाइकल कोड के कनेक्टिव टिश्यू की अगर स्पेशली अगर हम बात करें, इन्फ्लामेशन ऑफ कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अम्लाइकल कोड, यानी कि ये है कब की कहानी, ये है बिफोर क्लैंपिंग की कहानी। यानी बिफोर क्लैंपिंग हम पूरी को पूरी उसको हम बोलते हैं अम्लाइकल कोड, उसका इन्फेक्शन हो जाएगी, दैट इज फ्यूनिसाइटिस। क्वेश्चन आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे सकता है कि अम्लाइकल कोड कटिंग के बाद में जो बचा हुआ पार्ट है उसके इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दोनों ऑप्शन में होगा ओम्फिलाइटिस फ्यूनिसाइटिस, तो आंसर होगा ओम्फिलाइटिस। और कटने से पहले, अम्लाइकल कोड को कट करने से पहले अगर कंप्लीट अम्लाइकल कोड की कनेक्टिव टिश्यू का इन्फ्लामेशन है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिसाइटिस। अगेन दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट जो चीज अम्लाइकल कोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ केसेस हैं जिसके अंदर हम अम्लाइकल, वैसे हम कितना वेट कर रहे हैं, 5 मिनट तक हम वेट कर रहे हैं अम्लाइकल कोड के कट करने का, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट हम बात करें 2 से 3 मिनट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 80 से 100 ml ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है बेबी के अंदर। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसके अंदर हम अर्ली अम्लाइकल कोड परफॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं इंडिकेशन फॉर अर्ली अम्लाइकल कोड कटिंग। यानी कि कौन से ऐसे केसेस है जिसके अंदर हम अर्ली अम्लाइकल कोड कटिंग करते हैं, तो आपको तीन चीजें इसके अंदर याद रखनी है जिस केस के अंदर हम अम्लाइकल कोड को जल्दी से कट कर देते हैं बिना ब्लड को ट्रांसफ्यूजन होने दें। एक होता है आपका प्री टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्री टर्म बेबी के अंदर हम अम्लाइकल कोड को जल्दी क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है प्री टर्म बेबी के अंदर हाइपरवोलेमिया या फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस हो सकती है, तो टू प्रिवेंट, क्योंकि वो न्यूनेट जो है वो प्री टर्म बेबी हुआ है, इतना ब्लड जो है वो उसको बियर अप नहीं कर पाएगा, जितना 80 to 100 ml अगर चला जाएगा तो वो क्या कर कोज कर देगा उसके अंदर हाइपरवोलेमिया। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जल्दी से कोड कट हम कर देते हैं। दूसरी कंडीशन कौन सी है, देट इज द मल्टीपल गेस्टेशन या ट्विंस प्रेगनेंसी हम बोल सकते हैं, मल्टीपल गेस्टेशन या इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे ही पहला बेबी डिलीवर होता है तो हम कोड क्लैंपिंग कर देते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि सारा ब्लड एक ही बेबी को न जाके दूसरे बेबी में क्या हो जाएगा, एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाएगा। अगर एक ही हम जल्दी क्लैंप नहीं करेंगे तो सारा ब्लड एक बेबी के अंदर चला जाएगा। तो हम क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट जो सेकंड बेबी है उसको किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, दैट इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अर्ली कोड क्लैंपिंग करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें, अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है, HIV इन्फेक्टेड मदर, तो हो सकता है उसमें ब्लड के थ्रू जो HIV इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकते हैं बेबी के अंदर, तो डिक्रीज, हालांकि ये सब में देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम क्या करते हैं उस चांस को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज चांस ऑफ HIV ट्रांसमिशन। इसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्ली अम्लाइकल कोड कटिंग के ये तीन इंडिकेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीन दे देगा जैसे कि हमने क्वेश्चन में दे रखा, और एक आपको दूसरा दे देगा, तो आपको आंसर करना है कि कौन सा कंडीशन में हम अर्ली अम्लाइकल कोड नहीं करते। और दिस इज द लास्ट अबाउट द अम्लाइकल कोड के बारे में। जैसे हम 5R पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग पढ़ते हैं, हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट पढ़ते हैं, वैसे ही इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 5C टेक्निक पढ़ते हैं इन्फेक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, अम्लाइकल कोड कटिंग के टाइम पे 5C टेक्निक यूज करते हैं ताकि उसको एम्फ्लाइटिस या फिर जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो फर्स्ट C से हो गया आपका, मतलब यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, तो ये 5C है, इसके अंदर क्या होता है,
फर्स्ट सी डिनोट करता है क्लीन सरफेस, यानी जहां पे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं वो सरफेस जो है क्लीन होनी चाहिए, स्ट्राइल होनी चाहिए। क्लीन थ्रेड जिसको हम बोलते हैं, क्लीन थ्रेड, या फिर हम थ्रेड को बोल के हम बोल सकते हैं क्लैंप, जो हम क्लैंप लगा रहे हैं वो स्ट्राइल होना चाहिए, कंप्लीट क्लीन होना चाहिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम बोलते हैं क्लीन ब्लेड, ये तो क्लैंप हो गया, और क्लैंप के बाद में उसको हम ब्लेड के थ्रू कट करते हैं, या अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सूचर जो हम यूज करते हैं, या इसी को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर। ठीक है, सीजर, ठीक है, ये भी क्लीन होना चाहिए। और जिन हैंड से हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हैंड भी पूरे स्टेराइल होना चाहिए, क्लीन हैंड होना चाहिए। और नेक्स्ट इज द क्लीन क्लॉथ, यानी जो लिनन हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे वो भी क्या होना चाहिए, क्लीन। तो हम ये किसको प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज द अम्फिलाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड स्तंभ के इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हम 5C टेक्निक यूज करते हैं। तो आपको याद रखना 5C के अंदर कौन आता है। और अगेन, अब जो मैं बोल रहा हूँ इस ये रियल में जो लास्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, इसका एमसीक्यू 2 बार या नॉर्थ सेट के अंदर पूछा गया, इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जो अम्बिलिकल कॉर्ड का स्टंप है, ठीक है, जो हमने बात करी थी कि इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अब्डोमिनल अम्बिलिकल कॉर्ड का कुछ पार्ट हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्लैंप करके, यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है और यहाँ पे क्लैंप था, और यहाँ से हमने अम्बिलिकल कॉर्ड कट करके ये हटा दी, और यहाँ पे बेबी के पास कुछ स्टंप बचा हुआ रहता है। तो उस स्टंप को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में से क्वेश्चन आता है कि हम उस स्टंप को क्या कर रखना, कीप अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप। कैसे रखना है, हमें अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टंप को ड्राई रखना है, ठीक है, ड्राई रखना है, ताकि ओफ्लाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप ऑटोमेटिक कितने दिन में श्रेड ऑफ हो जाएगा, यानी टूट के गिर जाएगा, दैट इज 7 डेज। 7 डेज के अंदर ऑटोमेटिक जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो स्टंप है वो क्या हो जाएगा, श्रेड आउट हो जाता है विद इन 7 डेज। अगर हम इसको मोस्ट रखेंगे, इसलिए तो वहां पे हमें क्या चांसेस देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्सिंग छोटी सी बात है लेकिन ये क्वेश्चन बनता है, ड्राई रखना है। और अगर हमें इसका क्लीन करना है तो किस सॉल्यूशन हम करते हैं, दैट इज द विद स्पिरिट हम करते हैं, जिसमें 70% एल्कोहल हम यूज करते हैं। ठीक है, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द अम्बिलिकल कॉर्ड। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको अम्बिलिकल कॉर्ड में से नहीं पूछेगा। एक अबनॉर्मलिटी जरूर होती है, जो बिटल डोर प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटल अबनॉर्मली में पूरा हम डिस्कस कर लेंगे। अब हमारी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या था, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अर्ली कोड स्टेटमेंट, यानी कि कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम अर्ली कोड क्लैंपिंग नहीं करेंगे, बाकी 3 के अंदर करते हैं। देखिए, प्री मेच्योर बेबी के अंदर हम अर्ली कोड क्लैंपिंग करते हैं, उसको हाइपरवोलीमिया से प्रिवेंट करने के लिए, तो सही बात है। मल्टीपल गेस्टेशन भी हमने पढ़ा, इसमें भी करते हैं दूसरे बेबी को फिजियोलॉजिकल एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए, ये भी दिस इज द करेक्ट आंसर। एचआईवी इन्फेक्टेड मदर में भी हम करते हैं, लेकिन एनीमिक बेबी में हम नहीं करते हैं, क्योंकि एनीमिक बेबी तो ऑलरेडी एनीमिया है और 80 to 100 ml ब्लड हमें उसको ट्रांसफर होने देना है। अर्ली कोड क्लैंपिंग कर देंगे तो और ही एनीमिया में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अंदर हम अर्ली कोड क्लैंपिंग नहीं करते हैं, बाकी 3 के अंदर हम करते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। क्वेश्चन हमने सिर्फ 5 लिए, लेकिन जितना कंटेंट हमने दिया वो 15 क्वेश्चन के बराबर हमने कंटेंट यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश की है, जिसमें हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करे हैं। पीडियाट्रिक के हाईली हाईली इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो बेसिक पीडियाट्रिक है, हम हमने डिस्कस करी है। एक डिजीज वाला पोर्शन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सारे डिजीज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे। अब आपको कमेंट करके बताना कि किस तरीके की सीरीज आपको चाहिए। आइदर आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सीरीज चाहिए, आइदर मिक्स चाहिए जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट हो, आइदर आपको थ्योरेटिकल सीरीज चाहिए जिसमें कंप्लीट में आपको हर सब्जेक्ट की, आप एक सब्जेक्ट कमेंट कर दीजिए, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज प्लीज शेयर द क्लास। आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तब हम मोटिवेट करेंगे। हम नोटसेट के जितने भी अपडेटेड एमसीक्यू है, जितने भी आरआरबी के अपडेटेड एमसीक्यू है, हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपको कुछ इमेज बेस हमने दिखाई थी, वो आपको याद रखना है। क्लब फूड की हमने डिस्कस करा है, सूचर की हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, ठीक है। एटलीस्ट इनको देख के जाना है, रियल बेस इमेज है कि आपको देख के जाना है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। सूचर है, बर्थ मार्क कैसे कैसे, किस नेवस सिंप्लेक्स क्या होता है, वेस्कुलोसिस क्या होता है, ये सारी चीज, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, कितनी कैसे क्लैंप लगाते हैं, कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इसका अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग का एक डायग्राम भी आप देख के जाना, जो सीजर यूज होती है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे। गुड नाइट।